अध्याय 261। जियाओ जुवानकिन किन यूं के बगल में चली गई और जब उसने जानवर की खाल को रेखाओं और बिंदुओं से घनीभूत देखा तो वह खुद को आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सकी। क्या यह असली है? ये आत्मा के शिलालेख क्या दर्शाते हैं? मुझे अभी तक पता नहीं, लेकिन हो सकता है कि यह कोई छिपा हुआ तंत्र हो। इसे इस तरह से स्थापित करने का कारण मकबरे के केंद्र में प्रवेश करना हो सकता है। ये केंद्र मकबरे के भीतर विभिन्न विशाल संरचनाओं के लिए ऊर्जा का स्रोत बनाए रखता है। ये सिर्फ किन यून का अनुमान था। वह पहले पढ़ी गई किताबों के आधार पर इस नतीजे पर पहुंचा था। कई बड़ी आत्माओं की संरचनाओं में ऐसा ही एक केंद्र होता होगा। उदाहरण के लिए तियान किन साम्राज्य का शाही शहर, जो रक्षात्मक अवरोध का केंद्र था, महल के भीतर स्थित था। सामान्यतः एक महान संरचना जादू को कोर के साथ बेहतर ढंग से जुड़ने के लिए यह एक निश्चित पैटर्न का पालन करेगा। किन यून पत्थर के घरों की व्यवस्था से कुछ बातें समझने में कामयाब हो गया था। अब उसे उनका ध्यानपूर्वक विश्लेषण करना था कि क्या वह विशाल भवन के केंद्र तक पहुंचने का कोई रास्ता ढूंढ सकता है। 2 घंटे से अधिक के विश्लेषण के बाद अंततः उसे कुछ सुराग मिले और उसने जानवर की खाल के उस टुकड़े पर 10 बिंदुओं के चारों ओर चक्कर लगाया। आंटी जियाओ, चलो पत्थर के घरों को देखते हैं। किन यून ने खाल पर कुछ बिंदुओं की ओर इशारा किया और कहा, शायद इन पत्थर के घरों में कुछ छिपा है। जियो जुवानकिन तियान जियो शाही मकबरे में विशेष रूप से यहाँ के रहस्यों की जाँच करने आई थी। जैसा कि उसने सोचा था, तियान जियो शाही मकबरे में कई रहस्य छिपे थे। अगर किन यून न होता तो वह निश्चित रूप से सुरागों को मिटा देती। ठीक है, चलो साथ चलते हैं, जियो जुवानकिन ने कहा। किन यून ने जानवर की खाल पकड़ी और उस पर बने बिंदुओं को गिनते हुए उस दिशा की ओर इशारा किया। उसने कहा, इस कतार में 5वां पत्थर का घर। वे जल्दी से उस पत्थर के घर में घुस गए। उन्होंने अंदर रोशनी के लिए हल्के पत्थरों का इस्तेमाल किया और फिर ताबूत का ढक्कन खोला। ध्यान से देखने पर उन्हें कुछ नहीं मिला। क्या ये जैद ताबूत के नीचे हो सकता है? जियो जुवानकिन ने कहा। किन यून ने तुरंत अपनी मानसिक ऊर्जा का उपयोग करके भारी जैद ताबूत को पत्थर की पटिया से टकराने से पहले ही हटा दिया। हम इस पत्थर के घर की जांच कर चुके हैं, चलो अगले घर की जांच करते हैं। जियाओ जुवानकिन ने कहा, तुम्हारी जानवर की खाल पर 1 दर्जन से ज्यादा निशाने बने हैं। हम धैर्यपूर्वक जाकर एक एक करके उनका निरीक्षण करेंगे। हमें जरूर कुछ न कुछ मिलेगा। किन यून ने सिर हिलाया और उसके साथ पत्थर के घर से बाहर निकल गया। वे अपने अगले लक्ष्य की ओर चल पड़े। अगले 4-6 घंटों में उन्होंने 12 पत्थर के घरों की बारीकी से जांच की, लेकिन किसी में भी उन्हें कुछ नहीं मिला। अब वहां सिर्फ 3 पत्थर के घर बचे थे। जब उन्होंने 13वें पत्थर के घर का निरीक्षण किया और भारी जैद ताबूत को हटाया तो उन्होंने पाया कि जमीन पर बिछी पत्थर की टाइलें कुछ अलग थीं। खासकर जब टाइलों पर डंडे से प्रहार किया जाता था तो बैंग 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 जैसी आवाज आती थी, यानी जमीन खाली थी। मुझे कुछ मिला। किन यून बहुत खुश हुआ और उसने सभी पत्थर की पट्टिकाओं को जमीन से उठा लिया। उसने पत्थर की टाइलें उठाईं और नीचे एक खाली गड्ढा देखा जिसके अंदर एक सुनहरी चाबी रखी थी। उसने अपनी मानसिक शक्ति का इस्तेमाल करके उस सुनहरी चाबी को ऊपर उठाया। चाबी का आकार उसी चाबी जैसा था जिसका इस्तेमाल उन्होंने पहली बार अंदर जाते समय किया था। जाहिर था कि इसका इस्तेमाल किसी खास दरवाजे को खोलने के लिए किया गया था। ये चाबी कहाँ जाती है? जियो जुवानकिन ने पूछा। किन यून ने सिर हिलाया। मुझे नहीं पता कि यह कहाँ जाती है, लेकिन अगर मैं अंदाजा लगाऊं तो यह मकबरे के केंद्र की चाबी है। क्या यह आपके जानवर की खाल पर अंकित पत्थर का घर है? जियो जुवानकिन ने किन यून के हाथ में जानवर की खाल को देखते हुए कहा। शायद, चलो कोशिश करते हैं। किन यून ने मुस्कुराते हुए कहा, हमें शुरुआत से शुरू करना होगा। सुनहरी चाबी मिलने के बाद जियाओ जुवानकिन को उम्मीद दिखाई दी। दर्जन भर पत्थर के घरों को आजमाने की बात तो छोड़ ही दीजिए, अगर उसे सैकड़ों पत्थर के घरों पर भी परीक्षण करना पड़े तो भी उसे कोई परेशानी नहीं होगी। वे बहुत धैर्यवान थे। वे उस पत्थर के घर में घुस गए जिस पर जानवर की खाल पर निशान था और साथ में सोने की चाबी भी थी। उन्होंने हर जगह दस्तक दी कि क्या दरवाजा खुल सकता है। जब वे छठे पत्थर के घर पर पहुंचे तो उन्होंने अपनी चाबियों से जैद ताबूत के नीचे फर्श को छुआ और फर्श अचानक बैठ गया। यह एक प्रतिक्रिया है, किन यून आश्चर्य से चिल्लाया। जैद ताबूत के नीचे पत्थर की पटिया 2 मीटर चौड़ी और 3 मीटर लंबी थी, जो धीरे धीरे नीचे उतर रही थी। जल्द ही वह 10 मीटर से भी ज्यादा नीचे उतर गई, लेकिन रुकी नहीं। क्या हम इस पर खड़े होकर इसके साथ नीचे उतरेंगे? जियो जुवानकिन ने कहा। हमें ऐसा करना चाहिए। चलो नीचे चलते हैं और देखते हैं। किन यून ने जियो जुवानकिन की ओर देखा, उसकी अनुमति की प्रतीक्षा में। ठीक है। जियो जुवानकिन ने किन यून को खींच लिया और नीचे उतरते समय पत्थर के मंच पर कूद गया। पत्थर की शिलाएं जिस गति से नीचे उतर रही थीं वह बहुत धीमी थी। ये पता नहीं था कि उन्हें कितनी गहराई तक उतरना होगा। जियो जुवानकिन ने पत्थर की पट्टिका पर जोर से पैर रखा और कहा, ये पत्थर की पट्टिका वास्तव में मोटी है। हमने पहले भी इस पर दस्तक दी थी, क्योंकि हमें इसके पीछे के रहस्यमय तंत्र का पता नहीं चला था। निर्माता का इरादा क्या है? सोने की चाबी क्यों छिपाए? जिस जगह पर सोने की चाबी छिपी है वह बहुत समय से नहीं खुली है, किन यून ने कहा। जियाओ जुवानकिन ने अपने हाथ में चमकते पत्थर को देखा और नीचे बैठ गई। उसने कहा, किन यून, अगर मैं तुम्हें यहाँ नहीं लाती तो शायद मैं बाहर ही मर जाती। कोई आश्चर्य नहीं कि युएलन ने पहले ही कह दिया था कि वह तुम्हें हर हाल में साथ लाएगी। इससे पता चलता है कि वह तुम्हें अच्छी तरह जानती है। ये सच है। अगर उसे पता ही नहीं था कि मैं कितना ताकतवर हूँ तो वह मुझे कैसे परेशान कर सकती थी? किन यून मुस्कुराए बिना नहीं रह सका और बोला। जियो जुवानकिन ने हंसते हुए कहा,
युएलन एक अच्छी लड़की है, क्या तुम उसे नापसंद करते हो? अगर उसे पता चलता कि वह तुम्हें परेशान कर रही है तो मुझे लगता है कि वह नाराज हो जाएगी। चाची जियाओ, उसे यह मत बताना। मैं तो बस मजाक कर रहा था, किन यू ने तुरंत कहा। अगर आप उसे यह बात बताएंगी तो मैं उसे बता दूंगा कि मैं आपका प्रेमी हूँ। जियो जुवानकिन ने तुरंत छिपी हुई कड़वाहट के साथ किन यू को देखा और हल्के से खर्राटे के साथ कहा, चलो यहीं रुकें और इन दो मामलों के बारे में बात करना बंद करें। आंटी जियाओ, नाराज मत होइए, मैं तो बस मजाक कर रहा था। दरअसल युएलन मुझे बहुत अच्छी तरह समझती है। मिसाल के तौर पर जब मैंने पिछली बार जियाओ यांगलोंग को चुनौती दी थी तो उसके अलावा किसी ने मेरा साथ नहीं दिया था और किसी को भी यकीन नहीं था कि मैं जियाओ यांगलोंग को हरा पाऊंगा। किम यून ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम दोनों एक ही तरह से काम कर रहे हो, यह सही है। और वह छोटी लड़की यूमी भी। जियाओ जुवानकिन ने कुछ बेबसी से कहा, मुझे लगता है कि तुम तीनों का समूह निश्चित रूप से आकाश को भेदने में सक्षम होगा। जैसे ही किम यून और जियो जुवानकिन बातचीत कर रहे थे, पत्थर की पटियाएं अचानक रुक गईं। आखिरकार यह रुक गया। देखो, यहाँ एक दरवाजा है। जियाओ जुवानकिन ने हाथ में चमकते पत्थर से पत्थर की दीवार को देखते हुए कहा। ध्वज पत्थर मुख्य रूप से स्वर्ण कुंजियों वाले लोगों को वर्गाकार कुएं के तल तक ऊपर उठाने और नीचे लाने के लिए जिम्मेदार था। किम यून ने सुनहरी चाबी निकाली और दरवाजे पर थपथपाई। का की आवाज के साथ दरवाजा धीरे धीरे अपने आप अंदर आ गया। पत्थर का दरवाजा खोलने पर एक बहुत लंबा गलियारा खुला। अंदर पूरी तरह अंधेरा था। किम यून ने चमकते पत्थर को नियंत्रित किया और जियो जुवानकिन के साथ प्रवेश करने से पहले गलियारे के सामने तैरता रहा। गलियारा बहुत ठंडा था और समय समय पर ठंडी हवा चलती रहती थी। ये बहुत ठंडा है, मुझे नहीं पता कि यह ठंडी हवा कैसे आए। जियो जुवानकिन कांप उठी और उसके पास ठंडी धारा का विरोध करने के लिए अपनी आंतरिक ऊर्जा का उपयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अजीब बात ये थी कि वे जितना आगे बढ़ते गए, ठंड उतनी ही बढ़ती गई। यहाँ तक कि मार्शल दाओ क्षेत्र में मौजूद जियाओ जुवानकिन जैसी कोई भी महिला इसे संभाल नहीं पा रही थी। उसका शरीर थोड़ा कांप रहा था। आंटी जियाओ, क्या आप उस ठंडी ऊर्जा का सामना करने में असमर्थ हैं? किम यून महसूस कर सकता था कि उसकी मुठियां धीरे धीरे ठंडी हो रही थीं। जियाओ जुवानकिन ने सिर हिलाया। तुम्हारा क्या हाल है? अगर हम टिक नहीं सकते तो वापस चलते हैं। मैं ठीक हूँ, आओ मेरा बायां हाथ पकड़ो। किम यून ने अपना हाथ बदलने के बाद जियाओ जुवानकिन की हथेली के जरिए थंडरफायर की आंतरिक ऊर्जा उसके शरीर में स्थानांतरित कर दी। जैसे ही वज्र की आंतरिक शक्ति जियाओ जुवानकिन के पूरे शरीर में प्रवाहित हुई, उसे एक गर्म और आरामदायक अनुभूति हुई। उसे अब ठंड का एहसास नहीं हुआ। वह खुद को रोक नहीं सकी और बोली, तुम्हारी लपटें सचमुच बहुत तेज हैं। किम यून ने मुस्कुराते हुए पूछा, अब तो बहुत बेहतर है। जियाओ जुवानकिन का पूरा शरीर गर्म और आरामदायक महसूस कर रहा था। जब उसने किम यून की वजह से महसूस किए गए आराम के बारे में सोचा तो उसके मन में एक बार फिर से उथल पुथल मच गई। अब ये बहुत बेहतर है। जियो जुवानकिन ने अपने दिल में एक शांत आह भरी क्योंकि उसने भावना की कमजोर लौ को बुझा दिया जो उसके दिल में बेवजह उठ रही थी। वे दोनों धीरे धीरे चल रहे थे, खासकर सुरक्षा की दृष्टि से। इस तरह उन्हें लंबे गलियारे से बाहर निकलने और एक गोलाकार पत्थर के कमरे में पहुंचने में 2 घंटे से ज्यादा समय लगा। ये पत्थर का कमरा 10 मीटर से भी ज्यादा चौड़ा था और इसमें कोई और रास्ता नहीं था। ये गलियारे का आखिरी छोर था। पत्थर के कमरे के बीच में 2 मीटर मोटा एक क्रिस्टल का खंभा था। इस स्तंभ से सफेद रोशनी निकल रही थी और अंदर से सफेद लपटें उठ रही थीं। अगर कोई ध्यान से देखे तो उसे क्रिस्टल स्तंभ पर कई अस्पष्ट नक्काशी दिखाई देगी। ये स्तंभ महान व्यूह रचना के लिए ऊर्जा स्रोत है, किम यून ने कहा। जियो जुवानकिन ने क्रिस्टल स्तंभ के अंदर की ओर देखा और निराशा के भाव से बोली, तियान जियो शाही मकबरे में आखिर क्या छिपा है? क्या ये सब बस इतना ही है? यह मकबरे की सबसे गुप्त जगह होनी चाहिए। जहाँ तक उन लाशों के गायब होने का सवाल है, मुझे डर है कि यह एक रहस्य ही है। किम यून ने आह भरते हुए कहा, चाची जियाओ, क्या हमें तियान जियाओ शाही मकबरे को नष्ट कर देना चाहिए? जियाओ जुवानकिन ने अचानक भौहें सिकोड़ लीं और तुरंत कोई जवाब नहीं दिया। उसने क्रिस्टल स्तंभ की ओर देखा और गहरी सोच में डूब गई। एक पल सोचने के बाद उसने कहा, चलो इसे रख लेते हैं। चाबी हमारे हाथ में है, हम भविष्य में फिर से अंदर जा सकेंगे। ठीक है। किम यून को भी लगा कि यह मकबरा एक अच्छी शरणस्थली है। ये दरवाजे के बाहर जंगली सुअरों को पूरी तरह से रोक सकता है। जैसे ही किम यून इधर उधर देख रहा था, जियाओ जुवानकिन अचानक चिल्लाया, किम यून, इधर आओ और देखो, लगता है अंदर कुछ है। जियाओ जुवानकिन पूरे समय क्रिस्टल स्तंभ को देख रहा था और उसे बहुत ध्यान से देख रहा था। किम यून ने पत्थर के कक्ष में घूमते हुए बस कुछ ही बार नजरें घुमाई थीं। जियो जुवानकिन की चीख सुनकर किम यून जल्दी से वहां पहुंचा। क्या हुआ? मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा? किम यून को सिर्फ सफेद लपटें जलती हुई दिखाई दी। देखो, लौ में प्रकाश का एक सफेद गोला तैर रहा है। जियाओ जुवानकिन ने क्रिस्टल स्तंभ के अंदर एक जगह की ओर इशारा करते हुए कहा। किम यून पास जाकर उसे करीब से देखने लगा। जल्द ही उसने क्रिस्टल के खंभे के अंदर ऊपर नीचे तैरती हुई एक हथेली के आकार की सफेद रोशनी की गेंद देखी। उस सफेद रोशनी की गेंद के अंदर कुछ था। लगता है वह चीज अंदर नहीं है। क्या तुम इसे बाहर निकाल सकते हो? जियाओ जुवानकिन ने पूछा। ये कुछ असाधारण लग रहा है। क्रिस्टल स्तंभ ऊर्जा से भरा हुआ है, इतने सालों से इसी ऊर्जा से पोषित है। यह निश्चित रूप से कुछ अच्छा है। अध्याय 262। किम यून ने क्रिस्टल स्तंभ की सामग्री को देखा और उसके दिल में खुजली सी होने लगी।
हालांकि क्रिस्टल स्तंभ की सामग्री को तब तक बाहर निकालना आसान नहीं था जब तक कि उसे नष्ट न कर दिया जाए। अगर हम क्रिस्टल स्तंभ को नष्ट होने से बचा सकें तो ये सबसे अच्छा होगा। ये स्तंभ संभवतः शाही मकबरे की जड़ है। अगर इसे नष्ट कर दिया गया तो मकबरे की शक्तिशाली रक्षात्मक शक्ति भी गायब हो जाएगी। जियो जुवानकिन भी जानना चाहता था कि अंदर क्या है। किन यून समझ गई कि जियाओ शुवानकिन का क्या मतलब था। वह तियान जियाओ शाही मकबरे को नष्ट नहीं करना चाहती थी क्योंकि उसे लगता था कि भविष्य में रहने के लिए यह एक अच्छी जगह होगी। उसने क्रिस्टल स्तंभ की ओर देखा और कहा, मुझे सोचने दो, शायद कोई और रास्ता हो। उसने अपना हाथ बढ़ाया और क्रिस्टल के खंभे पर दबाया। उसे ठंड का एहसास हुआ और अचानक उसे याद आया कि गलियारा कितना ठंडा था। बहुत मुमकिन था कि क्रिस्टल के खंभे से बहुत तेज ठंड निकल रही हो। किन यून को लगा कि गोलाकार पत्थर का कमरा बिल्कुल भी ठंडा नहीं था। बहुत मुमकिन था कि उसने ठंडी हवा कहीं और छोड़ दी हो। मैं कोशिश करूंगा, मैं सुनहरी चाबी इस्तेमाल करूंगा। किन यून ने सुनहरी चाबी निकाली और उसे क्रिस्टल के खंभे पर दबाया। वह आसानी से क्रिस्टल में घुस गई। फिर उसका हाथ क्रिस्टल स्तंभ में धंस गया। क्या कोई खतरा है? जियाओ जुवानकिन चौंक गया और जल्दी से पूछा। कोई बात नहीं, अंदर की ऊर्जा बहुत खास है और उसे अवशोषित नहीं किया जा सकता। इसके अलावा इसका मुझ पर कोई असर नहीं होता। किन यून ने कभी सोचा भी नहीं था कि सुनहरी चाबी इतनी उपयोगी होगी। उसने जल्दी से क्रिस्टल स्तंभ के अंदर की चीज को पकड़ा और उसे बाहर निकाल लिया। यह एक क्रिस्टल बॉल है और इसके अंदर कुछ सील बंद है। किन यून ने बाहर निकाली गई क्रिस्टल बॉल को देखा और उत्साहित होकर पूछा, आखिर अंदर क्या है? क्रिस्टल बॉल के अंदर सफेद गेंद जैसी चीज, क्या यह मार्शल स्पिरिट है? जियाओ जुवानकिन ने संदेह से ओब को देखा। यह मार्शल स्पिरिट किस श्रेणी की है? ये क्रिस्टल की तरह सुंदर है, सफेद रोशनी छोड़ती है। क्या ये क्रिस्टल मार्शल स्पिरिट हो सकती है? लेकिन मार्शल स्पिरिट रैंकिंग में इस स्तर की मार्शल स्पिरिट नहीं होती। मुझे भी नहीं पता, हो सकता है कि यह कोई मार्शल स्पिरिट हो या न हो। किन यून के मन में भी यही विचार आया। जियाओ जुवानकिन ने आग्रह किया, तो जल्दी से इसे बाहर निकालो। और इसके पास वाली चीज भी बहुत खास है। ये बहुत छोटी कलम जैसी दिखती है। हालांकि कलम बहुत तेज थी और उसकी कुल लंबाई भी कम थी। वह सिर्फ एक उंगली जितनी लंबी थी और ऐसा लग रहा था जैसे उसे सफेद जैद से तराश कर बनाया गया हो। वह छोटी और सुंदर थी। उसने एक आत्मा सील करने वाला मोती निकाला और सफेद प्रकाश की गेंद को महसूस करने की कोशिश की जो एक मार्शल आत्मा जैसी थी। लेकिन जिस क्षण उसकी मानसिक शक्ति ने सफेद प्रकाश की गेंद को छुआ, एक प्रकाश अचानक चमक उठा। जैसे ही प्रकाश फीका पड़ा, आत्मा रूपी शरीर और सफेद जेड पेन का समूह एक हो गया। यह मार्शल स्पिरिट और स्पिरिट आर्टिफैक्ट का एक प्राकृतिक सम्मिलन प्रतीत होता है। किन यून ने आश्चर्य से कहा। उस क्रिस्टल मनके पर भी अचानक दरारें आ गईं और वह अपने आप टूट गया। अंततः किन यून को छोटा सा सफेद जेड पेन प्राप्त हुआ। क्या ये कोई आत्मा की कलाकृति है? नहीं, इस पर लिखे अक्षर बहुत जटिल हैं। किन यून को इसकी पुष्टि के लिए बस इसे छूना था। फिर उसने अपनी मानसिक ऊर्जा का इस्तेमाल करके इसे ध्यान से देखा। कुछ ही देर में उसे पेन के अंदर कई शिलालेख दिखाई दिए। हालांकि वह ये तय नहीं कर पाया कि शिलालेखों का स्तर क्या है। उन्होंने कहा, ये कम से कम जुवान शिलालेख के स्तर का है। जुवान शिलालेख होने का मतलब था कि वह जुवान कलाकृति का उपयोग कर रहा था। जल्दी करो, थोड़ा खून टपकाओ, जियो जुवानकिन ने कहा। किन यून ने खून की एक बूंद निकाली और उसे टपका दिया। ताज़ा खून सफेद जेड पेन में रिसकर तेजी से गायब हो गया। फिर सफेद जेड से एक चमकदार और पारदर्शी आभा निकली। मानसिक अनुनाद जुवान पेन और शिलालेख आत्मा जानवर राजा। खून की एक बूंद टपकते ही किन यून को तुरंत समझ आ गया कि ये एक जुबान कलाकृति है। उसे ये भी समझ आ गया कि कलम की नोक इतनी सख्त और नुकीली क्यों थी। ये एक नक्काशी वाला चाकू था। हालांकि वह मानसिक अनुनाद जुबान पेन से अन्य जानकारियां भी पढ़ सकता था, जैसे शिलालेख आत्मा और पशु राजा। इससे वह बहुत उत्सुक हो गया। इस रहस्यमयी पेन में निहित जानकारी को समाहित करने के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण होना चाहिए। क्या यह आपके लिए बिल्कुल उपयुक्त नहीं है? जुवानकिन ने पूछा। किन यून एक शिलालेख मास्टर हैं। अगर उनके पास एक अच्छा नक्काशीदार चाकू होता तो वे आसानी से शिलालेख बना पाते। इसे क्रिस्टल स्तंभ के अंदर क्यों रखा गया था? इसे किसने रखा? यह एक बहुत ही अच्छी जुबान कलाकृति है। फिर शिलालेख आत्मा और पशु राजा क्या है? किन यून ने कलम को देखा और आश्चर्य से कहा, मुझे आश्चर्य है कि यह किस दर्जे की जुबान कलाकृति है। एक अच्छी जुबान कलाकृति के लिए एक खाका तैयार करना जरूरी है। अगर यह एक उच्च गुणवत्ता वाला जुबान कलाकृति नक्काशी वाला चाकू है तो खाका और भी मूल्यवान होगा। जियो जुवानकिन ने कहा, मुझे भी नहीं पता कि शिलालेख आत्मा क्या है। इतनी कीमती जुबान कलाकृति के साथ इसे रखा जाना निश्चित रूप से कुछ असाधारण ही होगा। किन यून ने सिर हिलाया। जब मुझे समझ आ जाएगा तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा। शायद मुझे इस मकबरे के बारे में कोई सुराग मिल जाए। अब हमारे जाने का समय हो गया है। इस जगह की कमोबेश जांच हो चुकी है। जियाओ जुवानकिन ने अपने आसपास देखा और धीरे से आह भरी। अब भी उसे जियाओ परिवार के वंश का राज नहीं पता था। बाहर बहुत सारे जंगली सुअर हैं, हमारे लिए वहां से निकलना आसान नहीं होगा। किन यून मुस्कुराया। जियाओ जुवानकिन को दरवाजे के बाहर जंगली सुअर का ख्याल आया और उसके सिर में दर्द होने लगा। लाचार चेहरे के साथ उसने कहा, हम बस लड़कर ही इसका हल निकाल सकते हैं। अगर यह सचमुच मुमकिन नहीं है तो मैं जाकर उन जंगली सुअरों को आकर्षित करूंगी और तुम भाग जाना। आंटी जियाओ, मुझे अभी अभी यह जुबान पेन मिला है।
इससे ताबीज बनाना बहुत अच्छा है। किम यून ने अपने हाथ में सुंदर जेड पेन लहराया। ये वास्तव में एक नक्काशीदार चाकू था, लेकिन यह एक कलम जैसा दिखता था। आप किस तरह के ताबीज को परिष्कृत कर सकते हैं? जियो जुवानकिन को ये भी पता था कि किम यून शक्तिशाली शरीर सुरक्षा ताबीज बना सकता है। उच्च श्रेणी का अस्थि तावीज, शरीर सुरक्षित करने वाला तावीज। किम यून ने कुछ आत्मिक जानवरों की हड्डियां निकाली। ये सुनकर जियो जुवानकिन आश्चर्यचकित हुआ। अब आप शीर्ष गुणवत्ता वाले आत्मा ताबीज को परिष्कृत कर सकते हैं। हाँ, क्या हुआ? किम यून ने मुस्कुराते हुए भट्ठी और एक सपाट बोर्ड निकाला। ये लगता है आप अभी शुरुआती शिलालेख गुरु हैं। आपको मुश्किल से ही मध्यम दर्जे के आत्मा तावीज बनाने चाहिए, लेकिन अब आप सीधे उच्च श्रेणी के आत्मा तावीज बना सकते हैं। जियाओ जुवानकिन हैरान थी। किम यून ने एक सुनहरा बिल्ला निकाला और मुस्कुराते हुए कहा, चाची जियो, मैं अब एक उच्च रैंक वाला शिलालेख मास्टर हूँ। बेशक, जियाओ जुवानकिन ने इस बैज को पहचान लिया था। साम्राज्यों में सम्राटों को भी इस बैज वाले शिलालेख गुरु के प्रति सम्मान दिखाना पड़ता था। उसे याद आया कि जब इस प्रकार के शिलालेख मास्टर बचपन में इस स्थान पर आते थे तो सम्राट एक भव्य भोज का आयोजन करते थे और उनका भव्य स्वागत करते थे। किम यून ने मुस्कुराते हुए जियाओ जुवानकिन को बैज दिया। जियाओ जुवानकिन उसे स्वीकार करने से पहले एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। इस वरिष्ठ शिलालेखकार का बिल्ला वाकई बहुत खास है। जैसे ही मैं इसे अपने हाथ में लेता हूँ, मुझे इसके प्रबल इरादे का एहसास होता है और यह अपने मालिक के हाथ में वापस लौटना चाहता है। जियो जुवानकिन ने बिल्ला को कसकर पकड़ लिया, वरना यह अपने आप उड़ जाता। उसके हाथ छोड़ते ही प्रतीक चिन्ह किम यून की ओर उड़ गया। किम यून ने बिल्ला पकड़ लिया और उसे अपने पास रख लिया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, आंटी जियाओ, अब आप निश्चिंत हो सकती हैं। मैं जरूर एक उच्च स्तरीय शरीर सुरक्षा तावीज बना पाऊंगा। उस समय मैं एक आत्मा जानवर को कुछ सेकंड के लिए जमा कर रख पाऊंगा। तुम बहुत जबरदस्त हो। तुम सिर्फ 17 साल के हो और तुम पहले से ही एक उच्च स्तरीय शिलालेख मास्टर हो। जियाओ जुवानकिन ने कहा, ओह, उच्च गुणवत्ता वाले स्पिरिट तावीज सिर्फ एक स्पिरिट टियर शिलालेख मास्टर द्वारा ही बनाए जाने चाहिए। ये ठीक है। तावीज बनाना अपेक्षाकृत सरल है और यह किसी आत्मा की कलाकृति बनाने या कोई संरचना स्थापित करने जितना कठिन नहीं है। इसलिए मैं अपने साधना क्षेत्र से परे भी आत्मा के तावीज बना सकता हूँ। किम यून ने बोलते हुए कई जानवरों की हड्डियों को भट्टी में भर दिया, जिससे वे मुलायम मिट्टी जैसी बन गईं। वह रॉयल ग्रेड बोन स्टील को भी परिष्कृत कर सकता था तथा उच्च श्रेणी के अस्थि तावीज को परिष्कृत करने के लिए आवश्यक अस्थि शीटों का तो कहना ही क्या। 4 घंटे बाद, यद्यपि उन्होंने 10 अस्थि शीटों को परिष्कृत कर लिया था, फिर भी वे थोड़े मोटे कागज ही प्रतीत हुए। आंटी जियाओ, अपनी मार्शल दाओ क्षेत्र क्यूई का इस्तेमाल करो और उसे इन अस्थि पत्रों में डालो। किम यून बहुत खुश था कि वह मार्शल दाओ क्षेत्र साधकों से घिरा हुआ था। मार्शल दाओ क्षेत्र वज्र की आंतरिक शक्ति के साथ उसके द्वारा बनाए गए ताबीज और भी शक्तिशाली थे। जियाओ जुवानकिन ने किम यून के कहे अनुसार किया और बड़ी गंभीरता से वज्र की आंतरिक शक्ति छोड़ी। उसने उसे हड्डी की चादर में तब तक डाला जब तक कि उसकी वज्र की आंतरिक शक्ति उसमें और नहीं समा सकी। फिर उसने दूसरे टुकड़े पर स्विच कर दिया। उसे उच्च स्तरीय आत्मा हड्डी तावीज बनाना बहुत दिलचस्प लगा। उसने किम यून द्वारा सौंपे गए कार्य को पूरा करने के लिए खुद को समर्पित कर दिया। किम यून ने मानसिक अनुनाद जुबान पेन निकाला और अपनी रक्त आत्मा शक्ति को पेन में केंद्रित किया। जब उसने उसे पेन में डाला तो उसे तुरंत एक अजीब सा एहसास हुआ, मानो पेन उसका एक हिस्सा हो और उसके हाथ से जुड़ा हो। उन्हें सबसे ज्यादा हैरानी इस बात से हुई कि जब वे गंभीरता से लिख रहे होते थे तो उन्हें कलम की नोक के नीचे क्या है ये साफ दिखाई देता था, मानो उनकी तीसरी आंख हो। वे सब कुछ साफ साफ देख सकते थे, यानी वे बहुत बारीकी से लिख सकते थे। ताबीज की शक्ति कितनी होगी यह इस बात पर निर्भर करता है कि उस पर कितना अच्छा अंकन किया गया है। बहुत से शिलालेख गुरुओं के लिए उनके द्वारा अंकित आत्मा शिलालेख बमुश्किल ही ऊर्जा को अवशोषित और प्रसारित कर पाते थे। अगर वे सफल भी हो जाते तो उन्हें इस बात की परवाह नहीं होती थी कि वह उत्कृष्ट है या नहीं। सामान्यतः बहुत कच्चे शिलालेख अपनी शक्ति का केवल 10% ही मुक्त कर पाते थे। थोड़े बेहतर शिलालेख अपनी शक्ति का केवल 20-30% ही मुक्त कर पाते थे। अगर कोई आत्मा शिलालेख की 40 से 50% शक्ति मुक्त कर सके तो उसे एक उत्कृष्ट शिलालेख शास्त्री माना जाता था। आमतौर पर ये सभी प्रसिद्ध विशेषज्ञ होते थे। आत्मा शिलालेखों और आत्मा तावीजों की कीमतें बहुत ऊंची होती थीं। दिव्य शिलालेख महल में आत्मा शिलालेखों की उत्कृष्टता का मूल्यांकन करने के लिए उपकरण भी थे। आत्मा शिलालेखों की उत्कृष्टता को 1 से 10 स्तरों में विभाजित किया गया था। रैंक 10 से ऊपर ग्रैंडमास्टर और संत शासक स्तरों की किंवदंतियां भी थीं। उस तक पहुंचना बहुत कठिन था। किम यून ने पहले ही अपने आत्मा शिलालेखों की शक्ति का मूल्यांकन कर लिया था। वे अपनी शक्ति का लगभग 30% ही प्रकट कर पाते थे, जो लगभग तीसरे से चौथे स्तर के बराबर था। उनके जैसे युवा शिलालेख गुरु के लिए यह एक बेहद अद्भुत उपलब्धि थी। यही एक वजह थी कि झुओ चुवान उन्हें इतना महत्व देते थे, क्योंकि उनमें अभी भी सुधार की बहुत गुंजाइश थी। तो ये पता चला कि एक अच्छा नक्काशीदार चाकू लोगों को आत्मा के शिलालेखों को अधिक सटीकता और दक्षता के साथ अंकित करने की अनुमति दे सकता है। किम यून को लगा कि वर्तमान में वे जो शिलालेख अंकित कर रहे थे उनके पीछे सटीकता का स्तर चौथे या 5वें स्तर के आसपास होना चाहिए। बेशक उन्होंने जो आत्मा शिलालेख अंकित किए थे वे सभी उच्च श्रेणी के आत्मा शिलालेख थे, इसलिए शिलालेखों की सटीकता सुनिश्चित करना और भी कठिन था। यह एक शिलालेख विशेषज्ञ की समझ की परीक्षा थी। अगर किसी को किसी शिलालेख के सार की गहरी समझ होती तो वह उसे और भी ज्यादा सटीकता से उकेर पाता। जियाओ शुवानकिन हड्डी की चादरें बनाने में व्यस्त थी।
उसने किन युन से कुछ सवाल पूछे। हालांकि किन युन ने उसकी बात नहीं सुनी। उसने अपना सारा ध्यान कलम की नोक पर केंद्रित कर दिया। कलम की नोक की गति तेज से धीमी तक बदलती रही। इससे पहले वह कभी भी इतनी तीव्रता और प्रयास से आत्मा के शिलालेखों को इतने सूक्ष्म तरीके से अंकित नहीं कर पाए थे। जियाओ जुवानकिन भी किन युन की एकाग्रता से मोहित हो गई। उसने पहली बार किसी गंभीर पुरुष को देखा था, खासकर किन युन का दृढ़ और सुंदर रूप रंग देखकर वह सोच में डूब गई। ठीक इसी तरह किन युन ने बड़ी लगन से शरीर सुरक्षा तावीज को उकेरा। वह हथेली के आकार की हड्डियों की चादरों पर शरीर सुरक्षा तावीजों के 8 सेट उकेरना चाहता था। अध्याय 263। शाही स्तर का आत्मा अभिलेख अंकित करना बहुत कठिन होता है, लेकिन किन युन को उच्च स्तरीय आत्मा अभिलेख अंकित करने का अनुभव था, इसलिए उसके लिए उच्च स्तरीय शरीर सुरक्षा तावीज बनाना ज्यादा मुश्किल नहीं था। इसके अलावा उन्होंने जो आत्मा शिलालेख अंकित किए थे वे भी शरीर सुरक्षा शिलालेख थे जिनसे वे भली भांति परिचित थे। एकमात्र कठिनाई ये थी कि जब उन्होंने आत्मा शिलालेखों के कई सेट अंकित किए तो वे चाहते थे कि वे एक साथ पूरी तरह से सह अस्तित्व में रहें। जियो जुवानकिन किनारे खड़ी होकर किन युन को गंभीरता से आत्मा शिलालेख लिखते हुए देख रही थी। उसने किन युन से बात नहीं की। इसकी मुख्य वजह ये थी कि किन युन बेहद तल्लीन था, मानो उसने अपनी सारी एकाग्रता नक्काशी करने वाले चाकू पर लगा दी हो। उसे अपने आसपास की कोई खबर ही न हो। ये पहली बार था जब किन युन इतना तल्लीन था। यह मुख्यतः रहस्यमय मानसिक अनुनाद जुबान पेन के कारण था। ये कलम उसे पूरी तरह एकाग्र रहने में मदद करती थी, अन्यथा आत्मा के चित्र लिखते समय उसका ध्यान बार बार भटक जाता। 2 दिन और 2 रातें बीत चुकी थीं। वह हमेशा ध्यान केंद्रित करके आत्मा के शिलालेख लिखना जारी रखे हुए था। उसके बगल में खड़ी जियाओ जुवानकिन एक बार फिर किन युन की क्षमता देखकर चौंक गई। वह समझ गई कि किन युन बहुत थका हुआ था, लेकिन वह लगातार आत्मा के शिलालेख लिखते हुए अपनी एकाग्रता बनाए रखने में सक्षम था। जब कोई व्यक्ति थका हुआ होता है तो उसके लिए खुद को विचलित करने का सबसे आसान समय होता है, खासकर जब वह लगातार कोई बेहद उबाऊ काम कर रहा हो तो उसके लिए ध्यान केंद्रित करना और भी मुश्किल हो जाता है। जियो जुवानकिन का मानना था कि उसके पास इस तरह का धैर्य नहीं था, इसलिए वह किन युन से प्रभावित थी। वह यह नहीं जानती थी कि जब किन युन आत्मा के शिलालेखों को उकेर रहा था तो न केवल उसे ऊब महसूस नहीं हुई, बल्कि वह जुनून से भी भर गया था। ये भी उनके जुनून के कारण ही था कि वे बहुत ही केंद्रित स्थिति बनाए रखने में सक्षम थे। आखिरकार मेरा काम हो गया, कितना थका देने वाला है। किन युन ने आखिरकार ऊपर देखा और एक बेहद संतुष्ट मुस्कान बिखेरी। यह उसके दिल की गहराइयों से निकली खुशी थी। शिलालेख मास्टर वास्तव में अद्भुत है। जियो जुवानकिन ने हड्डी के ताबीज को देखा और अतुलनीय प्रशंसा के साथ कहा, कम से कम मैं 2 दिनों तक लगातार इस तरह का व्यवहार नहीं कर सकता। 2 दिन बीत गए। किन युन कुछ हैरान हुआ। पहली बार उसका ध्यान ताबीज बनाने में इतना लगा था, इसलिए उसे पता ही नहीं चला कि समय कैसे बीत गया। जियाओ जुवानकिन ने उच्च गुणवत्ता वाला बॉडी सिक्योरिंग तावीज निकाला और एक बार फिर कहा, यह एक उच्च गुणवत्ता वाला स्पिरिट बोन तावीज है। इसे बनाने में आपको केवल 2 दिन लगे। यह वाकई अविश्वसनीय है। जहाँ तक मुझे पता है कई प्रसिद्ध लोगों को भी उच्च गुणवत्ता वाले तावीज बनाने में कम से कम 10 दिन लगते होंगे। ये सब इस बेहद रहस्यमयी पेन की बदौलत है, वरना मैं इतना तेज नहीं होता। किन युन ने हाथ में पेन उठाते हुए हंसते हुए कहा, ये सब आंटी जियाओ की बदौलत है जो मुझे यहाँ लाई, इसीलिए मुझे इतनी अच्छी चीज मिली। जियो जुवानकिन ने धीरे से हंसते हुए कहा, यह आपके और रहस्यमय कलम के बीच आत्मीयता के कारण भी है। आप एक बहुत ही उत्कृष्ट शिलालेख मास्टर हैं। केवल आप ही इस कलम का अच्छी तरह से उपयोग कर सकते हैं। आंटी जियाओ, क्या आपको लगता है कि उच्च गुणवत्ता वाला बॉडी सिक्योरिंग बोन टेलिस्मैन किसी स्पिरिट बीस्ट से निपट सकता है? किन युन ने पूछा। अगर आप स्पिरिट बीस्ट को कुछ सेकंड के लिए फ्रीज कर सकती हैं तो आप उसे मार भी सकती हैं, है ना? जियाओ जुवानकिन गहरी सोच में पड़ गई और धीरे से भौहें चढ़ाते हुए बोली, मुझे भी नहीं पता। बाहर 2 आत्मिक जानवर हैं। अगर सिर्फ एक ही है तो शायद कोई समस्या नहीं है। ऐसा क्यों ना हो, हम में से हर एक उनमें से एक से निपटेगा। किन युन ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी आंखें उत्सुकता से भरी थीं। 3 वज्र आंतरिक कोर की साधना करने के बाद वह ठीक से युद्ध नहीं कर पाया था। अब जब उसे आत्मिक प्राणियों से युद्ध करने का दुर्लभ अवसर मिला था तो वह देखना चाहता था कि वह कितना शक्तिशाली है। क्या तुम सच में ऐसा कर सकते हो? जियो जुवानकिन जानती थी कि किन युन बहुत ताकतवर है, लेकिन फिर भी उसे उस पर शक था। मुझे भी यकीन नहीं है। मुझे जानने के लिए कोशिश तो करनी ही होगी। अगर मैं किसी आत्मा जानवर को हरा भी न पाऊं तो भी मैं मारा नहीं जाऊंगा। मैं आत्मा जानवर को कुछ देर के लिए रोक तो पाऊंगा। किन युन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं बस ये देखना चाहता हूँ कि आत्मा जानवर और मेरे बीच कितना अंतर है। बाहर जंगली सुअर जैसे आत्मिक जानवर भी काफी शक्तिशाली थे। उनकी त्वचा खुरदरी और मांस मोटा था। उनकी सुरक्षा भी बहुत मजबूत थी। ठीक है, उस समय हम में से हर एक को एक आत्मिक जानवर से लड़ना होगा। हालांकि तुम्हें इन शरीर रक्षक तावीजों को और निखारना होगा ताकि अगर हम उन्हें हरा न भी पाएं तो भी हम उन जानवरों के पीछा से बच सकें। जियाओ जुवानकिन ने भी सहमति में सिर हिलाया। अगर वह जीत न भी पाए तो कोई बात नहीं, बशर्ते वह आत्मिक जानवरों द्वारा मारा न जाए। किन युन ने शरीर सुरक्षा तावीजों को परिष्कृत करना जारी रखा, जबकि जियो जुवानकिन ने अपनी साधना आधार की शक्ति को इसमें शामिल किया। अगले कुछ दिनों में किन युन उच्च गुणवत्ता वाले शरीर सुरक्षा तावीज बनाने में और भी निपुण होता जा रहा था। मानसिक अनुनाद जुबान पेन पर उसकी महारत विशेष रूप से सहज थी, पहले से कहीं ज्यादा सहज जब उसे ये पहली बार मिला था।
मेंटल रेजोनेंस जुबान पेन वाकई एक अच्छी चीज है। यह न सिर्फ मुझे अक्षरों की सटीकता बढ़ाने में मदद करेगा बल्कि उन्हें और भी आसानी से लिखने में भी मदद करेगा। इसे किसने बनाया था? किन यून ने इस पेन के इस्तेमाल से खुद को परिचित करने के बाद इसकी ताकत को और भी ज्यादा महसूस करना शुरू कर दिया। अजीब बात यह है कि जब उसने अपने स्वर्गीय सिंह वाले हाथ में कलम पकड़ी तो उसे सबसे अच्छा एहसास हुआ। अगर वह दूसरे हाथ से कलम पकड़ता तो अक्षर उतने सहज नहीं होते। इस रहस्यमयी बाड़े के अंदर किस तरह की शिलालेख आत्मा है? इसे तो जानवरों का राजा भी कहा जाता है। क्या इसका इससे कोई संबंध है? किन यून को अचानक ये बात याद आई। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसकी स्वर्गीय सिंह भुजाएं जानवरों से संबंधित थीं। 4. क्या ये पर्याप्त है? जियाओ जुवानकिन ने हड्डी का ताबीज प्राप्त करने के बाद पूछा, जिसे किन यून ने अभी अभी पूरा किया था। किन यून ने 3 मशीनें बनाने में 5 दिन लगाए। ये पहली मशीन से कहीं ज्यादा तेज थी। अभी काफी नहीं है, मैं 2 और बनाऊंगी। हम दोनों के पास 3-3 होंगे। इस तरह हम थोड़े ज्यादा सुरक्षित रह पाएंगे। किन यून ने जियाओ जुवानकिन को अपनी ऊर्जा तावीजों में डालते हुए देखा और मुस्कुराई। आंटी जियाओ, अगर भविष्य में आपके पास करने के लिए कुछ और न हो तो आप स्टॉप जुवान वू अकादमी में रहकर मेरी सहायक बन सकती हैं। मैं भी चाहती हूँ। हालांकि मेरे लिए स्टार जुवान वू अकादमी में प्रवेश करना इतना आसान नहीं होगा। इसके अलावा मैं एक वांछित व्यक्ति हूँ। चूंकि उसके पास सोलशेक पाउडर था इसलिए ब्लू स्पिरिट स्टार पैलेस समेत कई गुटों ने उसका पीछा किया था। यह आसान है, बस गुमनाम रूप से अंदर जाओ और मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। किन यून कई दिनों से ताबीज बना रहा था और अब उसने आधे दिन से भी कम आराम करने की योजना बनाई थी। संयोग से वह इस विषय पर जियाओ शुवानकिन से बात करना चाहता था। मैं वापस जाकर यूमेई से इस बारे में बात करूंगा। अगर वो नहीं मानी तो मेरे पास कोई और चारा नहीं है। आखिरकार मुझे उसका ख्याल रखना है। जियाओ जुवानकिन हंसे बिना नहीं रह सका। जानती हो यूमेई, अगर मैं उसके साथ न होता तो वो हर जगह मुसीबत खड़ी कर देती। मैं समझ गया, किन यून ने मुस्कुराते हुए कहा। 3 दिन और बीत गए। किन यून ने कुल 6 उच्च श्रेणी के अस्थि तावीज बनाए थे। जैसे ही जियाओ शुवानकिन ने हड्डी के ताबीज में ऊर्जा डाली, उसने कहा, किन यून, आराम करो और अपनी हालत में सुधार करो। हम बाहर निकलने के लिए हत्याएं करेंगे। अगर सब कुछ ठीक रहा तो शायद हम उस विशाल जादुई जानवरों के झुंड का सफाया कर पाएं। बोलते बोलते वह भी थोड़ा उत्साहित हो गई। यदि वे दोनों जादुई जानवरों के एक बड़े समूह को नष्ट करने में सक्षम होते तो कोई भी इस पर विश्वास नहीं करता। हालांकि उच्च गुणवत्ता वाले हड्डी के ताबीज में ऊर्जा डालने के इन कुछ दिनों के बाद उसे एहसास हुआ कि ताबीज ने बहुत सारी ऊर्जा सोख ली है। उनकी विस्फोटक शक्ति बहुत प्रबल होगी, इसीलिए उसे इतना आत्मविश्वास था। अगर हम सचमुच 2 आत्मिक जानवरों को मार सकें तो कोई यकीन नहीं करेगा। वह सोफे पर लेटा हुआ उस गोलाकार पत्थर के कमरे की छत को देख रहा था। वह सचमुच जियाओ शुवानकिन के साथ जादुई जानवरों के झुंड से निपटने के लिए बाहर जाना चाहता था। एक दिन आराम करने के बाद किन यून और जियाओ जुवानकिन पूरी तरह स्वस्थ थे। वे भूमिगत कक्ष से निकलकर कब्र कक्ष में पहुंचे। यद्यपि वे यह नहीं समझ पाए कि लाशें क्यों गायब हो गईं, लेकिन उन्होंने कब्र से बहुत कुछ हासिल किया था। मानसिक अनुनाद जुवानपेन। विशाल मकबरे से निकलकर वे भव्य महल में पहुंचे। किन यून, हमारे जाने के तुरंत बाद दरवाजा बंद कर देना। उन जंगली सुअरों को अंदर मत आने देना। जियाओ शुवानकिन ने खूबसूरत हॉल को देखा। वह नहीं चाहती थी कि उसे कोई नुकसान पहुंचे। किन यून ने सिर हिलाया और कहा, बाहर रात हो गई है। जब समय आएगा हम दरवाजा खोलकर अंधेरे में छिप जाएंगे। वे हमें इतनी आसानी से नहीं ढूंढ पाएंगे। हमें किसी आत्मा जानवर से सीधे लड़ने की जरूरत नहीं है। हो सकता है कि वह बाहर ही इंतजार कर रहा हो, तब तो और भी खतरनाक होगा। जियाओ शुवानकिन ने सिर हिलाया और धीरे से मुस्कुराई। फिर उसने अपनी उंगलियां किन यून की उंगलियों से कसकर पकड़ लीं। कुछ दिनों बाद उसने एक बार फिर किन यून का हाथ थाम लिया। उसे थोड़ी उत्तेजना महसूस हुई। अनजाने में कुछ न कह पाने का अजीब सा एहसास उसके दिल में फिर से घर कर गया। किन यून और जियो जुवानकिन दरवाजे के सामने आए और इसे खोलने के लिए चाबी निकाली। क्लैंग क्लैंग क्लैंग, दरवाजा धीरे से जोर की चरमराहट के साथ खुला। किन यून और जियाओ शुवानकिन भी मन ही मन घबरा रहे थे। इतनी तेज आवाज से तो जंगली सुअरों का झुंड जरूर सतर्क हो जाएगा। निश्चित रूप से दरवाजे की छोटी सी दरार से वे जंगली सुअर की पागल चीखें सुन सकते थे। जब दरवाजे में पर्याप्त जगह हो गई तो जियो जुवानकिन ने जल्दी से किन यून को बाहर खींच लिया। जैसे ही किन यून वहां से गया, उसने चाबी से दरवाजा छुआ और उसे बंद कर दिया। बाहर घना अंधेरा था और ठंडी हवा जोरों से चल रही थी। जंगली सुअरों की चीखें घाटी में गूंज रही थीं, जिससे वह और भी भयावह और डरावनी लग रही थी। जंगली सुअरों का झुंड पागलों की तरह दौड़ा। उनके विशाल शरीर जमीन को रौंद रहे थे, जिससे जमीन हल्की सी कांप रही थी। जियो जुवानकिन की गतिशीलता क्षमता खराब नहीं थी और वह मार्शल दाव दायरे में भी थी, इसलिए उसकी दौड़ने की गति बहुत तेज थी। उसने किन यून को खींचा और उसके पैरों की हल्की सी थपथपाहट के साथ एक कमल आकाश में उड़ गया। पलक झपकते ही वह आकाश से 100 मीटर से भी ज्यादा ऊपर पहुंच गई। जंगली सुअरों का झुंड पत्थर के दरवाजे से टकरा गया। तियान जियाओ शाही मकबरे का पत्थर का दरवाजा बहुत मजबूत था। एक बार फिर एक जंगली सुअर ने उस पर प्रहार किया, लेकिन वह ढीला नहीं हुआ। किन यून, मैं जंगली सुअरों को फुसलाकर भगाने के लिए अकेले ही जाऊंगा। उस समय आगे दौड़ने वाले 2 स्पिरिट रैंक के सुअर होंगे और तुम्हें बस उनका पीछा करना है और लेवल 8 या 9 के जंगली सुअरों को मारना है। अंत में हम दोनों मिलकर 2 स्पिरिट बीस्ट जंगली सुअरों से निपटेंगे।
यह वही था जो जियो जुवानकिन ने योजना बनाई थी। वह बहुत तेज थी और दौड़ते समय किसी भी आत्मा जानवर द्वारा पकड़ी नहीं जाएगी। किन युन ने सिर हिलाया। वे अंधेरे में छिपे हुए थे, इसलिए जंगली सुअर उन्हें भांप नहीं सका। जियो जुवानकिन ने किन युन का हाथ छोड़ दिया, जिससे उसकी अपनी आभा प्रकट हुई और वह तेजी से घाटी में उड़ गई। जंगली सुअरों के समूह ने उसकी आभा को महसूस किया और जल्दी से उसका पीछा किया। कुछ ही देर बाद सभी जंगली सुअर पागलों की तरह घाटी में घुस गए और जोर जोर से चिल्लाते हुए जियो जुवानकिन का पीछा करते हुए उसे मारने की कोशिश करने लगे। किन युन ने जंगली सुअरों के समूह का पीछा किया और अपने आत्मासार कृपाण को नियंत्रित किया तथा स्तर 8 और 9 के जंगली सुअर जादुई जानवरों पर वार किया। उसने 3 आंतरिक वज्र कोर विकसित कर लिए थे और अब उसकी मानसिक शक्ति और भी मजबूत हो गई थी। उसने शाही आत्मा तकनीक में परम सिद्धि प्राप्त कर ली थी। वह अपनी मानसिक शक्ति का उपयोग अपने हथियार को नियंत्रित करने और बहुत शक्तिशाली हमले करने के लिए कर सकता था। आत्मासार तलवार लगातार वार करती रही, जिससे खून की लहरें फूट पड़ी। खून हर जगह फैल गया और एक के बाद एक जंगली सुअर जमीन पर गिर पड़े। जियाओ जुवानकिन आगे हवा में उड़ रही थी और जब उसने अपना सिर घुमाया और भूत जैसे कृपाण को राक्षसी जानवरों को मारते हुए अपनी ओर उड़ते देखा तो वह डर गई। जब उसने विशाल जंगली सुअरों को एक एक करके गिरते देखा तो उसे और भी झटका लगा। अध्याय 264। जियाओ जुवानकिन और जियाओ युमेई साथ रह रहे थे, इसलिए वह ये भी जानती थी कि उनकी मानसिक शक्ति से प्रेरित शाही आत्मा तकनीक बहुत शक्तिशाली थी। हालांकि उसने कभी इस तकनीक की असली ताकत को व्यक्तिगत रूप से नहीं देखा था और आमतौर पर उसने सिर्फ जियाओ युमेई को लंबी तलवार को नियंत्रित करते हुए आगे पीछे उड़ते देखा था। अब अंततः उसने ये सब देख लिया था। कुछ ही देर बाद उन दोनों जंगली सुअर सरदारों का पीछा कर रहे ज्यादातर जंगली सुअर मर गए। जो जिंदा बचे थे वे जमीन पर गिर गए और उन तक पहुंच नहीं पाए। आंटी जियो, मैं ताबीज का उपयोग करूंगा। जब किन युन ने ये कहा तो उसने हड्डी के ताबीज को ऐसे उड़ा दिया जैसे वह एक तीर फेंक रहा हो। हु की ध्वनि के साथ उच्च गुणवत्ता वाला हड्डी का ताबीज 2 जंगली सुअरों के बीच फट गया। इससे हवा का एक झोंका आया जिसने आसपास के 10 से 20 मीटर के दायरे को अपनी चपेट में ले लिया। 2 विशाल जंगली सुअर जो जियो जुवानकिन का पागलों की तरह पीछा कर रहे थे अचानक रुक गए। जियाओ शुवानकिन चिल्लाई और उसके हाथों में एक जिथा दिखाई दिया। जिथा के तार अचानक कंपन करने लगे और प्रकाश की अनगिनत किरणें फूट पड़ीं, जो 2 जंगली सुअरों के सिरों पर केंद्रित हो गईं। किन युन भी पीछे था। उसने अपनी कृपाण को नियंत्रित किया और उड़कर जंगली सुअर की पीठ पर वार किया। जंगली सुअरों की खाल बहुत मोटी थी और आत्मासार तलवार उसे काट नहीं सकती थी। जियाओ शुवानकिन का वार बहुत असरदार था, जिससे दोनों जंगली सुअरों के सिर से पैर तक खून बहने लगा। आखिरकार वह मार्शल दाव क्षेत्र में थी और उसकी आंतरिक ऊर्जा प्रबल थी। 5 सेकंड बीत चुके थे और जंगली सुअर अब फिर से चल सकता था। मैं ये करूंगा। जियो जुवानकिन ने जल्दी से 2 जंगली सुअरों को ढकने के लिए एक शरीर को सुरक्षित करने वाला ताबीज फेंक दिया। इसके बाद उसने जिथा को हाथ में लेकर हिलाया। एक बैंगनी सुनहरी लौ ने पूरे जिथा को ढक लिया। जाना। जियो जुवानकिन की धीमी चीख के बाद जिथा उड़ गया और जंगली सुअर के सिर पर मारा, जिससे एक बहुत ही अजीब आवाज निकली। आवाज ज्यादा तेज नहीं थी, बल्कि हल्की थी। इससे घाटी के दोनों ओर के पहाड़ हिल गए, दरारें पड़ गईं और अनगिनत पत्थर नीचे गिर पड़े। जंगली सुअर का सिर इतनी बुरी तरह से हिल गया कि वह जमीन पर गिरते ही खून की धार बहने लगी। जियो जुवानकिन ने एक जंगली सुअर को मार डाला, एक और बचा। किन युन हवा में उछला और विशाल राजा आत्मा हथौड़ा निकाल लिया। उसने अपनी आंतरिक सर्वोच्च शक्ति का एक अंश मुक्त किया और उसे वज्र की आंतरिक शक्ति के साथ मिला दिया। तीनों वज्र आंतरिक कोर की शक्ति तुरंत एकत्रित होकर स्वर्गीय सिंह की भुजा में प्रवाहित हो गई और वह विशाल राजा आत्मा हथौड़ा पर टूट पड़ा। विशालकाय राजा आत्मा हथौड़ा अचानक हिला और एक बैंगनी सुनहरी वज्र अग्नि आभा फूट पड़ी, जिससे एक उन्मत्त सिंह गर्जना हुई। एक अतुलनीय रूप से भयावह आभा फैली, जिससे आसपास के लुढ़कते हुए पत्थर तुरंत चूर्ण चूर्ण हो गए। वह आकाश से नीचे उतरा, उसके हाथ हथौड़े को पकड़े हुए थे और उसने फोजिंग ड्रैगन फॉलिंग स्टार की 5वीं चाल दिखाई। बूम! बैंगनी बिजली एक गिरते हुए बैंगनी उल्कापिंड की तरह फट गई, जो जंगली सुअर के सिर पर टूट पड़ी और बड़ी संख्या में भयंकर बैंगनी सोने की बिजली के सांपों का निर्माण हुआ। जंगली सुअर के गिरने के बाद जियो जुवानकिन जल्दी से उड़कर आया और किन युन को जंगली सुअर से दूर ले गया। किन युन जोर जोर से हांफने लगा। उसने अपनी आंतरिक सर्वोच्च शक्ति का इस्तेमाल अपने युद्ध कौशल को अंजाम देने के लिए पूरी तरह से नहीं किया था, लेकिन उसकी खपत दर भी बहुत ज्यादा थी, वरना वह इतनी मजबूत सुरक्षा वाले आत्मिक जानवर को नहीं मार पाता। आंटी जियाओ, क्या हुआ? किन युन ने बहुत ज्यादा ऊर्जा खर्च कर दी थी, इसलिए उसके हर पहलू में गिरावट आ गई थी। वह दूर की किसी भी गतिविधि का पता नहीं लगा पा रहा था। एक और आत्मिक जानवर भी है। जियाओ जुवानकिन के चेहरे पर गंभीर भाव थे। घाटी के सामने पत्थरों के ढेर को देखते हुए उसने कहा, घाटी की पत्थर की दीवारों के भीतर वास्तव में एक गुफा छिपी हुई है। किन युन डर के मारे पीला पड़ गया। उसने कहा, आंटी जियाओ, चलो जल्दी से चलते हैं। नहीं, मैं इसे संभाल सकता हूँ। क्या तुम अपना ख्याल रख सकते हो? जियो जुवानकिन ने पूछा। बिल्कुल कर सकता हूँ। किन युन ने गहरी सांस ली। अब उसे थकान महसूस नहीं हो रही थी। उसके पास 9 यांग दिव्य आत्मा थी और वह जल्दी ठीक हो सकता था। जियाओ जुवानकिन ने महसूस किया कि किन युन तेजी से ठीक हो रहा है और उसे आश्चर्य भी हुआ और राहत भी। इसके बाद वह अपने सामने पड़े पत्थरों के ढेर की ओर दौड़ी। बूम! पत्थरों का ढेर अचानक फट गया, क्योंकि एक बड़ा जंगली सुअर प्रकट हो गया।
जियो जुवानकिन ने तुरंत एक शरीर सुरक्षित करने वाला अस्थि तावीज बाहर फेंक दिया। जंगली सुअर अभी 2 कदम ही चला था कि उसे शरीर सुरक्षित करने वाले ताबीज ने रोक दिया। जियो जुवानकिन ने अपने जिथा को एक बार फिर बैंगनी लौ से जलने दिया और फिर उसे बाहर फेंक दिया, जो जंगली सुअर के सिर से टकराया। धमाका! जंगली सुअर को गोली लगने के बाद उसका सिर नहीं फटा, बल्कि वह पीछे की ओर उड़ गया और 10 मीटर से भी ऊंची एक विशाल चट्टान से टकरा गया। जिथा वापस उड़ गया और जियो जुवानकिन ने उसे पकड़ लिया। फिर एक शरीर सुरक्षित करने वाला ताबीज फेंका, जिससे जंगली सुअर रुक गया। उसका जिथा एक बार फिर बाहर निकला और इस बार एक मजबूत आंतरिक कीवी के साथ। एक घूमते हुए बैंगनी सुनहरे ब्लेड की तरह वह जंगली सुअर के सिर की ओर बेहद तेज गति से उड़ गया। घूमते हुए बैंगनी सोने के सितार ने जंगली सुअर के सिर को चीर दिया, जिससे एक भयानक ध्वनि ब्लेड निकला जिसने अजीब तरह से जंगली सुअर का सिर काट दिया। टकराना! विशाल जंगली सुअर का सिर जमीन पर गिर पड़ा और चट्टान के टुकड़ों में टूट गया। टकराना! जंगली सुअर का विशाल शरीर नीचे गिर गया, जिससे धूल का एक बादल उठा। किन यून जल्दी से वहां पहुंचा और लड़खड़ाती हुई जियाओ जुवानकिन को सहारा दिया। उसने बड़ी चिंता से पूछा, आंटी जियाओ, क्या आप ठीक हैं? जियो जुवानकिन ने एक आकर्षक मुस्कान बिखेरी और कहा, कोई बात नहीं, थोड़ी देर आराम करने के बाद मैं ठीक हो जाऊंगा। हमने अभी अभी जादुई जानवरों के एक समूह को मार गिराया है। वह भी बेहद उत्साहित थी क्योंकि वह और किन यून वास्तव में सफल हुए थे। आंटी जियो, इस राक्षसी जानवरों की भीड़ में एक जानवर का क्रिस्टल अंडा हो सकता है। किन यून ने उसे एक चट्टान पर बैठने में मदद की और उत्साहित होकर कहा, जब मैं ठीक हो जाऊंगा तो हम साथ मिलकर देखेंगे। जियाओ शुवानकिन ने कहा, थोड़ा और सावधान रहना, कभी कोई समस्या नहीं होती। कुछ क्षण आराम करने के बाद दोनों काफी हद तक ठीक हो गए। किन यू ने भी 2 जादुई जानवरों के कोर निकाल लिए। उसने दोनों बड़ी लाशों को अपने स्टोरेज बैग में रख लिया। जियाओ जुवानकिन ने किन यू का हाथ बहुत सावधानी से पकड़ा हुआ था ताकि वह छाया की शक्ति का इस्तेमाल कर सके। इसके बाद वे दोनों मलबे से भरी घाटी में धीरे धीरे चल पड़े। कुछ ही देर बाद उन्हें वह गुफा मिल गई जहाँ तीसरा आत्मिक जानवर छिपा हुआ था। उस गुफा में वास्तव में जादुई जानवर के क्रिस्टल अंडे थे और उनकी संख्या 12 थी। हम मालामाल हो गए हैं, किन यून उत्साह से चिल्लाया। जियो जुवानकिन भी खुशी से हंसा। आंटी जियो, हम में से प्रत्येक आधा आधा लेगा। किन यून आगे बढ़ा और उसने 6 राक्षस जानवर क्रिस्टल अंडे ले लिए। मुझे यह नहीं चाहिए, तुम इसे जुवान पॉइंट्स के बदले इस्तेमाल कर सकते हो। जियाओ जुवानाइन ने उस पर हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, इस तरह तुम जल्दी से मजबूत भी बन सकते हो और फिर जियाओ यांगलोंग को हरा सकते हो। हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? आंटी जियाओ, आपने बहुत मेहनत की है, किन यून ने शर्मिंदगी से कहा। जियाओ जुवानकिन ने हंसते हुए कहा, तुम मेरे साथ इतनी विनम्रता क्यों बरत रहे हो? अगर तुम न होते तो मेरी मार्शल स्पिरिट कभी ठीक नहीं होती। मार्शल दाव क्षेत्र में कदम रखना तो दूर की बात है, और तो और तुम्हारा बॉडी सिक्योरिंग तावीज भी बहुत प्रभावशाली है। अच्छा, मुझे सिर्फ क्लास 8 या 9 के जादुई बीस्ट कोर चाहिए। उसके बाद तुम मेरे लिए कुछ बॉडी सिक्योरिंग तावीज परिष्कृत कर सकते हो। ठीक है, तो मैं आंटी जियाओ के अच्छे इरादों को ठुकरा नहीं दूंगा। किन यून ने जियाओ जुवानकिन की तरफ मुस्कुराते हुए अपने बचे हुए 2 बॉडी सिक्योरिंग तावीज निकाले। उसने उन्हें आगे बढ़ाते हुए कहा, अभी के लिए ये दोनों तुम्हारे हैं। यहाँ से जाने के बाद मैं और तावीज बनाने में तुम्हारी मदद करूंगा। ठीक है। जियो जुवानकिन मुस्कुराया और सिर हिलाया। किन यून ने शेष दानव जानवर क्रिस्टल अंडे ले लिए और जियो जुवानकिन के साथ स्टेज 8 या 9 दानव जानवर कोर इकट्ठा करने के साथ साथ लाशों को पुनः प्राप्त करने के लिए चला गया। राक्षसी जानवर के प्रकट होने के बाद से किन यून ने कई भंडारण थैलों को परिष्कृत किया था जिनमें कई राक्षसी जानवरों की लाशें थीं। जब जियो जुवानकिन ने उसका बड़ा स्टोरेज बैग देखा तो उसने भी एक मांगा। जादुई जानवरों की लाशें इकट्ठा करने के बाद वे जल्दी से घाटी से निकलकर एक जंगल में चले गए। वे आराम करते रहे और अपनी ऊर्जा पुनः प्राप्त करते रहे। जंगल अपेक्षाकृत सुरक्षित था क्योंकि वहां जादुई जानवरों का कोई निशान नहीं था। भोर होने के बाद किन यून स्वस्थ हो गया और उसने तुरंत ताबीजों को परिष्कृत करना शुरू कर दिया। उन्होंने जियाओ शुवानकिन के लिए 6 उच्च गुणवत्ता वाले शरीर सुरक्षात्मक तावीज बनाने में 10 दिन से ज्यादा का समय लगाया। उन्होंने पहले इन्हें बनाना जारी रखने की योजना बनाई थी, लेकिन जियाओ शुवानकिन ने उन्हें रोक दिया। बस चलो वापस चलते हैं। जियाओ जुवानकिन ने मुस्कुराते हुए किन यून के सिर पर हाथ फेरा। इनका इस्तेमाल खत्म करने के बाद मैं तुम्हें ढूंढने आऊंगी। तुम इतने देर से बाहर हो, मुझे तुम्हें वापस लाना है और अगर यूमेई को पता चला कि तुम गायब हो तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। और हाँ, मुझे जाकर यूलेन को बताना है कि तुम सकुशल लौट आए हो। आंटी जियाओ, आप बहुत अच्छी हैं। आप यूएलन की रिश्तेदार हैं, मेरी भी रिश्तेदार हैं। मैं आपके साथ वैसा ही व्यवहार करूंगी जैसा मैं यूएलन के साथ करती हूँ। किन यून ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें वही करना होगा जो तुम कहते हो। जब मैं भविष्य में बूढ़ा हो जाऊंगा तो मेरी उम्र की वजह से मुझे तुच्छ समझना बेकार होगा। हालांकि जियाओ जुवानकिन का खूबसूरत चेहरा मुस्कुराहट से भरा था, फिर भी उसकी आंखों में चिंता की एक झलक दिखाई दी। आंटी जियाओ, आप बूढ़ी नहीं होंगी, आप जरूर हमेशा खूबसूरत रहेंगी। किन यून ने अपने सामने खड़ी उस कुलीन सुंदरी की चिंता भांपते हुए जल्दी से कहा। जियाओ जुवानकिन ने धीमी आह भरी। समय की मार से कोई नहीं बच सकता और मैं भी कोई अपवाद नहीं हूँ। समय के साथ देर सवेर मेरा रंग भी फीका पड़ जाएगा। चलो अब इस बारे में और बात नहीं करते, मैं तुम्हें वापस ले जाऊंगी। उसने किन यून का हाथ खींचने से पहले उसकी ओर धीरे से मुस्कुराया और वे दोनों साथ साथ भाग गए। पहले जब वह जियाओ शुवानकिन से हाथ मिलाने गया था
तो किन यून को इसकी आदत हो गई थी। हालांकि उसने छाया बल का इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन उसने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा था। जहां तक जियाओ शुवानकिन की बात है, उसने किन यून का हाथ पूरे रास्ते पकड़े रखा, लेकिन उसके दिल में एक गर्माहट सी महसूस हुई। इससे उसका मन उथल पुथल हो गया और उसके विचार तेजी से दौड़ने लगे। टीएल नोट #इरोमांगाआंट 2 दिन बाद जियो जुवानकिन किन यून को स्टार जुवान वू अकादमी के प्रवेश द्वार पर वापस ले आया। जब वे अलग हुए तो उसने मुस्कुराते हुए किन यून के सुंदर चेहरे पर चुटकी काटी और फिर अनिच्छा से मुड़कर चली गई। किन यून स्टार जुवान वू अकादमी के बाहर व्यस्त शहर में टहलते हुए अकादमी में दाखिल हुआ। फिर वह शहर के केंद्र में पहुंचा, जहां जुवान पॉइंट स्टो स्थित था। जुवान पॉइंट स्टो में हमेशा लोगों का आना जाना लगा रहता था, खासकर हेवंस प्राइड अकादमी के खुलने के बाद। यहाँ आने वाले छात्रों की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई। किन यून एक वीआईपी लाउंज में प्रवेश कर गया और पान दावेई का इंतजार करने लगा। जैसे ही पान दावेई को पता चला कि यह किन यून है, वह तुरंत दौड़कर वहां पहुंचा। किन यून, तुम आखिरकार यहाँ आ ही गए। इस समय में तुम एक सेलिब्रिटी हो। उसने चटक लाल रंग की ड्रेस पहनी हुई थी और उसका पेट बाहर निकला हुआ था। शुभ दिन, बड़े मोटे। किन यून जल्दी से दरवाजे की ओर देखने से पहले उनका अभिवादन करने के लिए खड़ा हो गया। जब पान दावेई ने किन यून को इतना सतर्क देखा तो उसने तुरंत अपनी मुस्कान वापस खींच ली और दरवाजा बंद कर लिया। फिर उसने उत्सुकता से पूछा, किन यून, क्या तुम्हारा मेरे साथ कोई बड़ा व्यापारिक सौदा है? किन यून ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और कहा, हाँ, लेकिन सौदा करने से पहले मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या ये जादुई परी के बारे में है? पेन दावेई ने पूछा। कौन सी जादुई परी? किन यून ने हैरान होकर कहा, एल्डर फैटी, क्या आपने कभी शिलालेख आत्मा के बारे में सुना है? आप अभी भी कह रहे हैं कि आप जादुई परियों के बारे में पूछताछ नहीं कर रहे हैं। पान दावेई हंसे, शिलालेख आत्मा का जादुई परियों से बहुत कुछ लेना देना है। अध्याय 265। पान दावेई की बातों से किन यून हैरान रह गया। दरअसल उसे जादुई परियों के बारे में तो पता ही नहीं था। हालांकि ऐसा लग रहा था कि उनका शिलालेख आत्मा से गहरा नाता है। बड़े फैटी, तो मुझे सब कुछ बताओ, किन यून ने कहा। जादुई परियां एक बहुत ही विचित्र प्रकार की जीवन प्रजाति हैं। ये मुख्यतः शक्तिशाली जादुई जानवरों की लाशों से उत्पन्न होती हैं। इसे यूं कहें कि कुछ जादुई जानवरों के टोटेम टैटू भी होते हैं। जहां तक इन टोटेमिक जादुई जानवरों की बात है, तो ये अक्सर बेहद शक्तिशाली हो जाते हैं। इनके मरने के बाद उनकी लाशों पर मौजूद टोटेम आत्माएं जादुई परियों को जन्म देती हैं। किन यून के पास अपना स्वयं का एक कुलदेवता था, इसलिए जब उसने इस मामले के बारे में सुना तो वह बहुत दिलचस्पी से बोला और इसे गंभीरता से सुना। पान दावेई ने चाय का एक घूंट पिया और आगे बोला, और इस तरह की जादुई परियां आमतौर पर आत्मिक जानवरों के शरीर में छिपी रहती हैं। अगर हम इन आत्मिक जानवरों को मार दें तो हम जादुई परियों को प्रकट होने पर मजबूर कर सकते हैं। इस तरह का जीव न तो बड़ा होता है और न ही इसमें ज्यादा ताकत होती है। एक बार जब हम इससे मिल जाते हैं तो इसे पकड़ना बहुत आसान होता है। हमारी स्टार जुवान वू अकादमी ने उनमें से कुछ ही पकड़े हैं। हालांकि उनमें से कोई भी हमारे साथ सहयोग करने को तैयार नहीं है। इन परियों को जादुई कोर खाना बहुत पसंद है, इसलिए हमें उन्हें खिलाने के लिए बड़ी संख्या में जादुई कोर की आवश्यकता है। बेशक अगर कोई जादुई जानवर क्रिस्टल अंडा हो तो परियां और भी ज्यादा खुश होंगी। किन यूं हैरान होकर पूछने लगा, स्टार जुवान वू अकादमी इन परियों को क्यों पालती है? इसका शिलालेख आत्मा से क्या लेना देना है? पान दावेई ने किन यून के लिए एक कप चाय डाली और मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। चिंता मत करो, लगता है तुम्हें जादुई परियों से जुड़ी बातों के बारे में कुछ पता नहीं है, इसलिए मुझे तुम्हें उनके बारे में बताना होगा ताकि तुम धोखा न खाओ। किन यून ने सिर हिलाया और चाय का घूंट लिया। पान दावेई ने कहा, न केवल हमारी स्टार जुवान वू अकादमी जादुई परियों को पाल रही है, बल्कि अन्य मार्शल आर्ट अकादमी और ब्लू स्पिरिट स्टार पैलेस भी गुप्त रूप से परियों को पाल रहे हैं। हमने उन नन्ही नन्ही चीजों को पालने के लिए इतने सारे जादुई कोर और अंडे क्यों खाए? इसकी मुख्य वजह ये है कि परियों में एक बेहद शक्तिशाली क्षमता होती है। वे अपने शरीर से टोटेम टैटू हटा सकती हैं, लेकिन ऐसा करना उनके लिए बेहद मुश्किल होता है और इसके लिए उन्हें खुद तैयार होना पड़ता है। इसके अलावा जादुई परियां टोटेम टैटू और शिलालेख आत्मा को भी भांप लेती हैं। वे लोगों को उन चीजों को ढूंढने में भी मदद कर सकती हैं। शिलालेख आत्मा भी आपकी सबसे महत्वपूर्ण चिंताओं में से एक है। यह एक अत्यंत शक्तिशाली चीज है। ऐसा कहा जाता है कि 100 से ज्यादा प्रकार की शिलालेख आत्माएं होती हैं और शीर्ष 30 में शुमार शिलालेख आत्माएं सबसे शक्तिशाली होती हैं। जब तक किसी के पास शिलालेख आत्मा होती है तब तक वह आसानी से कुलदेवता शिलालेख और अन्य शिलालेख उकेर सकता है। आपको पता होना चाहिए कि कुलदेवता शिलालेख उकेरना कितना कठिन होता है। किन यून ने जल्दी से सिर हिलाया और कहा, अगर आप कठपुतली बनाना चाहते हैं तो आपको कई टोटेम शिलालेख खुदवाने होंगे। यही सबसे मुश्किल काम है। पान दावेई हंसे, लगता है आपने खुद भी इसे आजमाया है। ये सच है। हालांकि अगर कोई संबंधित शिलालेख आत्मा में महारत हासिल कर लेता है तो अगर उसके पास पर्याप्त समझ है तो वह आसानी से कुलदेवता शिलालेख लिख सकेगा। उदाहरण के लिए अगर बाघ जैसी शिलालेख आत्मा है तो बाघ जैसे कुलदेवता शिलालेख लिखना और भी आसान हो जाएगा। यदि आपके पास जो शिलालेख आत्मा है वह स्थानिक प्रकार की है तो आप स्थानिक आत्मा शिलालेख और स्थानिक टोटेम शिलालेख बहुत आसानी से बना पाएंगे। किन यून को उस शिलालेख वाली आत्मा की याद आई जो उसे मिली थी। उसे जानवरों का राजा कहा जाता था। उसे नहीं पता था कि वह किस प्रकार का जानवर था। बड़े फैटी, क्या आपके पास शिलालेख आत्माओं पर कोई किताब है?
उदाहरण के लिए शीर्ष 30। किम यून ने पूछा। पान दावेई ने सिर हिलाया। नहीं, मैंने भी किसी और से इसके बारे में सुना है। मार्शल उजाड़ भूमि में कुछ किताबें होनी चाहिए जिनमें विवरण हो। किम यून थोड़ा निराश हुआ। हालांकि उसे लगा कि जो जानवर राजा उसे मिला है वह कोई साधारण आत्मा नहीं होगी। ठीक है, क्या जादुई परियों का मामला हाल ही में गर्म है? पान दावेई हंसा। बिल्कुल। जुवान पॉइंट्स लिस्ट में नंबर 1 रैंक पाने वाला जियाओ यांगलोंग भी यहाँ इसलिए है क्योंकि हमारी स्टार जुवान वू अकादमी एक कमजोर परी की नीलामी की तैयारी कर रही है और लोगों को उसे बदलने के लिए जुवान पॉइंट्स चाहिए। जो सबसे ज्यादा जुवान पॉइंट्स देगा उसे परी मिलेगी। इससे स्टार जुवान वू अकादमी को क्या फायदा होगा? जुवान पॉइंट्स तुम बुजुर्गों के किसी काम के नहीं लगते। किम यून ने अपने होंठ सिकोड़े। क्योंकि हमने हाल ही में बहुत सारे जुवान पॉइंट जारी किए हैं, इसलिए असंतुलन पैदा होने से बचने के लिए हमें उन्हें जल्दी से रिसाइकल करना होगा। पान दावेई ने हंसते हुए कहा। किम यून, नीलामी में भाग लेने की हिम्मत मत करना। हमने जो परी जारी की है उसमें एक समस्या है। उसे केवल जादुई जानवर के क्रिस्टल अंडे से ऊर्जा अवशोषित करना पसंद है। इसलिए अगर तुम उसे प्राप्त भी कर लो तो तुम उसका समर्थन नहीं कर पाओगे। अगर मैं परी को खाना नहीं खिलाऊंगा तो क्या होगा? किम यून ने जिज्ञासा से पूछा। अगर हम परियों को ऊर्जा नहीं देंगे तो वे मर जाएंगी। अगर हम उन्हें एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा देंगे तो वे संतुष्ट हो जाएंगी। तब उनके शरीर चमकेंगे और वह प्रकाश टोटेम टैटू में बदल जाएगा। इसीलिए हमने इतने सारे जादुई जानवरों के कोर खर्च किए। ऐसा इसलिए क्योंकि हम जादुई परियों से टोटेम शिलालेख प्राप्त करना चाहते हैं। पान दावेई ने कहा। किम यून को अचानक परियों में बहुत रुचि हो गई। एक शिलालेख विशेषज्ञ होने के नाते वह स्वाभाविक रूप से कुछ और कुलदेवता शिलालेखों को समझना चाहता था। यदि वह सचमुच उस परी को चमका सके तो वह एक टोटेम शिलालेख प्राप्त करने में सक्षम हो सकेगा। अब उसके पास स्वर्गीय सिंह कुलदेवता और ड्रैगन बाघ कुलदेवता का टैटू था। कई लोगों के लिए एक कुलदेवता टैटू बनवाना पहले से ही अच्छा माना जाता था, लेकिन उसे लगा कि ये चीजें जितनी ज्यादा होंगी उतना ही अच्छा होगा। जहाँ तक उस जादुई परी की बात है, ये कहना मुश्किल है कि हमें कोई टोटेम या शिलालेख वाली आत्मा मिल पाएगी या नहीं। हमें उसकी ज्यादा उम्मीद नहीं है। हम सिर्फ एक टोटेम ही हासिल कर पाए हैं। पिछले कुछ दिनों में हमें सिर्फ एक टोटेम शिलालेख ही मिला है। हमने जादुई जानवरों के क्रिस्टल अंडे काफी खर्च किए, लेकिन हमें लगा कि यह सब सार्थक रहा। पान दावेई मुस्कुराया और पूछा। किम यून, तुम्हें मुझसे क्या काम है? किम यून ने तुरंत 12 जानवरों के क्रिस्टल अंडे निकाल लिए। पान दावेई के चेहरे पर एकाएक भाव जम गया। बड़े फैटी, क्या यह व्यवसाय बड़ा माना जाता है? किम यून ने हंसते हुए कहा। हर छात्र कोर का इस्तेमाल साल में सिर्फ 100 मिलियन जुवान पॉइंट्स के लिए कर सकता है। हालांकि जादुई जानवर के क्रिस्टल अंडे के इस्तेमाल की कोई सीमा नहीं है ना? पान दावेई ने गहरी सांस ली, अपने दिल में सदमे को दबाया और जल्दी से सिर हिलाया। ठीक है, यह आपके पास 600 मिलियन जुवान पॉइंट हैं। किम यून ने कक्षा 9 के 20 और राक्षस कोर निकाले और मुस्कुराते हुए कहा। मैंने इस साल अपने राक्षस कोर को जुवान पॉइंट्स से नहीं बदला है, इसलिए इसे 100 मिलियन जुवान पॉइंट्स माना जा सकता है। हाँ, ये 700 मिलियन जुवान पॉइंट्स हैं। पान दावेई ने दुखी होकर कहा। आपने जीनियस अकादमी को हरा दिया, इसलिए आपको 500 मिलियन जुवान पॉइंट्स मिले, जो कुल मिलाकर 1 अरब 20 करोड़ जुवान पॉइंट्स हुए। रैंकिंग के मामले में ये पहले ही जियाओ यांगलोंग से आगे निकल चुका है। किम यून द्वारा अर्जित जुवान पॉइंट्स की संख्या 30 दिनों के बाद ही धन रैंकिंग में दिखाई देगी। अगर वह उन सभी को 30 दिनों के भीतर खर्च कर देता तो वे फिर दिखाई नहीं देते। बड़े फैटी, परी की नीलामी कब शुरू होगी? किम यून ने अपना जुवान पॉइंट क्रिस्टल कार्ड निकाला और उसे पान दावेई को सौंप दिया। पान दावेई ने जैसे ही किम यून का जुवान पॉइंट क्रिस्टल कार्ड अपने हाथ में लिया, वह दंग रह गया। उसने आश्चर्य से पूछा, तुम उस परी को खरीदना चाहते हो? वह छोटी सी चीज तो ठग है। सिर्फ तुम और मैं ही एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए मैंने तुम्हें बताया। जिस व्यक्ति के पास सबसे अधिक जादुई परियां हैं उसे स्टार जुवान वू अकादमी होना चाहिए, है ना? किम यून ने पूछा। बिल्कुल, ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे हेडमास्टर के पास जादुई परियों को ढूंढने की एक खास तकनीक है। हालांकि अब परियों की संख्या कम होती जा रही है। कुछ की प्राकृतिक रूप से मृत्यु हो गई थी, जबकि कुछ को पकड़ लिया गया था या वे भाग निकली थीं। जादुई जानवरों के झुंड से उन्हें ढूंढना आसान नहीं होगा। पान दावेई ने आह भरी। चूंकि तुम्हें दिलचस्पी है तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। तुम छोटे बदमाश, तुमने इतने सारे जादुई जानवरों के क्रिस्टल अंडे इकट्ठा कर लिए हैं कि हम मार्शल दाओ क्षेत्र के पुराने साथी भी खुद पर शर्मिंदा महसूस करते हैं। चूंकि नीलामी 5 दिन बाद शुरू हो रही है, इसलिए मैं गारंटी नहीं दे सकता कि आप परी को ले जा पाएंगे। जियाओ यांगलोंग और स्टार जुवान वू अकादमी के कुछ लोग इस दौरान जुवान पॉइंट्स जमा कर रहे हैं, इसलिए उनके पीछे की शक्ति उन्हें सहारा देने के लिए पर्याप्त होनी चाहिए। उन्हें जुवान पॉइंट्स के बदले राक्षस जानवर के क्रिस्टल के अंडों का आदान प्रदान करने में सक्षम होना चाहिए, पान दावेई ने कहा। हालांकि 3 महान जुवान स्तरीय अकादमियां और ब्लू स्पिरिट स्टार पैलेस जुवान पॉइंट्स बांट सकते थे, लेकिन वे धोखाधड़ी नहीं कर सकते थे और उन्हें शपथ लेनी पड़ती थी। अगर वे अपनी शपथ तोड़ते तो परिणाम बहुत गंभीर होते। किम यून परी को इसलिए चाहता था क्योंकि उसे कुलदेवता के शिलालेख चाहिए थे। वह अच्छी तरह जानता था कि कुलदेवता के शिलालेख कितने शक्तिशाली होते हैं। अगर वह भविष्य में और भी अधिक कुलदेवता के शिलालेखों में महारत हासिल कर लेता तो उसे बहुत ताकत मिल जाती। बड़े फैटी, क्या तुम मेरा एक काम कर सकते हो? मैं 20 क्लास 9 मॉन्स्टर कोर का इस्तेमाल एक जादुई जानवर क्रिस्टल अंडे के बदले करना चाहता हूँ।
मुझे नहीं पता कि कोई मेरे बदले में इसे बदलने को तैयार होगा या नहीं, किम यून ने कहा। पान दावेई को भी किम यून के कार्यों का कारण समझ में आ गया। मुख्यतः अधिक जुबान अंक प्राप्त करना था। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। क्या आपके पास 9वें चरण के लिए पर्याप्त जादुई कोर हैं? पान दावेई ने पूछा। नहीं, लेकिन मैं इसे अपने स्टोरेज बैग से ले सकता हूँ। 10 क्लास 9 मॉन्स्टर कोर के लिए एक स्टोरेज बैग, इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, है ना? किम यून ने कहा। मैं इसे अभी रिफाइन करता हूँ। टीएल नोट। लेकिन क्यों? क्या वह सीधे एक क्रिस्टल अंडे के लिए 2 स्टोरेज बैग कहकर सौदा नहीं कर सकता? अगर तुम कामयाब हो गए तो मैं तुम्हारा स्टोरेज बैग खरीद लूंगा। पान वेई हंसा और बोला, मुझे भी स्टोरेज बैग की बहुत कमी है। अपने चैनलों के जरिए मैं इसे अच्छी कीमत पर बेच सकता हूँ। किम यून ने सिर हिलाया। पान दावेई के निर्देशों के अनुसार वह जुबान पॉइंट स्टोर के ऊपर पहुंचा और एक गुप्त कमरे में स्टोरेज पाउच को परिष्कृत करने लगा। रहस्यमयी पिन प्राप्त करने के बाद वह ये देखना चाहते थे कि शोधन प्रक्रिया में वे कितना सुधार कर पाएंगे। स्टोरेज पाउच को परिष्कृत करना अपेक्षाकृत आसान था और सामग्री की जरूरत भी ज्यादा नहीं थी। बहुत समय पहले किम यून आसानी से स्टोरेज बैग बना सकता था, लेकिन अब तो और भी मुश्किल है। एक ही दिन में वह उनमें से 4 को परिष्कृत करने में सफल रहे। उसने जो स्टोरेज पाउच परिष्कृत किए थे वे सभी बेहद खूबसूरत और उत्तम थे। उसने जिन स्पिरिट मार्क का इस्तेमाल किया था वे सभी उच्च श्रेणी के स्पिरिट मार्क थे और अंदर का हिस्सा बहुत विशाल था। अगर वह इसे पान दावेई को बेचता तो इसकी अच्छी कीमत जरूर मिलती। मेंटल रेजोनेंस जुबान पेन से परिष्कृत करने पर शिलालेख बनाना तावीजों जितना ही आसान है। जुबान कलाकृतियां ही हैं। जैसी कि उम्मीद थी, यह एक अच्छी वस्तु है। किम यून ने छोटे जेड पेन को देखा और आह भरने से खुद को रोक नहीं पाया। मानसिक अनुनाद जुबान पेन से उसे जो सबसे बड़ा सुधार मिला वह था आत्मा के चिन्हों को अंकित करने में इस्तेमाल की जाने वाली बारीकियों का स्तर। अगर सटीकता में थोड़ी सी भी वृद्धि होती तो यह एक शिलालेख विशेषज्ञ के लिए बहुत बड़ा सुधार होता। अपनी उच्च सटीकता के कारण किम यून ने अपने बैग में जगह बढ़ा दी थी। यह उसकी सटीकता बढ़ने का फायदा था। 2 दिन बाद किम यून गुप्त कक्ष से बाहर निकला। वह वीआईपी लाउंज में आया और पान दावेई का इंतजार करने लगा। पान दावेई के संपर्कों का एक बड़ा नेटवर्क था। इसके अलावा वह कोई बुरा इंसान भी नहीं था। डू गुई के साथ उसका जीवन मरण का गहरा रिश्ता था, इसलिए वह किम यून के मामलों में बेहद चौकस रहता था। किम यून हॉल में इंतजार कर रहा था। जब उसने पान दावेई को मुस्कुराते हुए अंदर आते देखा तो उसे पता चल गया कि कोई खुशखबरी है। अपनी सारी मेहनत के बाद मैं आखिरकार आपके लिए 4 जादुई जानवर क्रिस्टल अंडे लाने में कामयाब रहा। पान दावेई हंसा। तो ये 200 मिलियन जुबान पॉइंट हैं। अध्याय 266। शुक्रिया एल्डर फैटी। किम यून ने जल्दी से अपने द्वारा परिष्कृत किए गए 9 स्टोरेज पाउच निकाले और पान दावेई को दे दिए। उसने मुस्कुराते हुए कहा, ये स्टोरेज पाउच मैंने बनाए हैं। पान दावेई ने उन्हें लिया और देखा। वह मन ही मन हैरान था क्योंकि ये कुछ ऐसी चीजें थीं जिन्हें किम यून ने पिछले 2 दिनों में निखारा था और वह इन्हें इतनी अच्छी तरह से गढ़ भी पाया था। उसने किम यून को 90 क्लास 9 मैजिक कोर दिए, एक जादुई जानवर क्रिस्टल अंडे के लिए 9वीं श्रेणी के 20 जादुई कोर, 4 जादुई जानवर क्रिस्टल अंडे 80 श्रेणी 9 कोर के लिए। लीजिए। किम यून ने फिर पान दावेई को 80 और जादुई कोर दिए। पान दावेई मुस्कुराया और उन्हें ले लिया। फिर उसने 4 जानवरों के क्रिस्टल अंडे निकाले और कहा, हमें अभी भी लेन देन की प्रक्रिया से गुजरना है। हालांकि यह थोड़ा परेशानी भरा है, लेकिन ये भविष्य में दूसरों को चीजें निकालने से रोक सकता है। व्यापार की पूरी प्रक्रिया से गुजरने के बाद किम यून के पास अपने जुबान पॉइंट क्रिस्टल कार्ड पर अतिरिक्त 200 मिलियन जुबान पॉइंट थे। अब उनके पास कुल 1.4 अरब जुबान पॉइंट्स थे। इतनी कम उम्र में इतने सारे पॉइंट्स हासिल कर पाना अभूतपूर्व कहा जा सकता है। 9वीं रैंक के जादुई क्रिस्टल कोर को जादुई जानवर के क्रिस्टल अंडे से बदलना और फिर उसे जुबान पॉइंट्स से बदलना कोई बुरा विचार नहीं है। बस जादुई जानवर का क्रिस्टल अंडा पाना आसान नहीं है। पान दावेई ने स्टोरेज बैग्स को ध्यान से देखते हुए कहा। किम यून को ये पता था और वह केवल असहाय होकर आहें भर सकता था। बड़े फैटी, नीलामी कहाँ होगी? किम यून ने पूछा। ये हमारे स्टार जुबान वू अकादमी के प्लाजा में है। उस समय कोई भी देख सकता है, लेकिन अगर आप नीलामी की सीटों में प्रवेश करना चाहते हैं तो आपको प्रवेश के लिए अपने जुबान पॉइंट क्रिस्टल कार्ड पर निर्भर रहना होगा। 200 मिलियन जुबान पॉइंट्स के साथ आपको बैठने की जगह में प्रवेश करने का अधिकार होगा। पान दावेई ने कहा, समय आने पर आप जा सकते हैं। मम, तो मैं पहले वापस जाऊंगा। किम यून ने पान दावेई को विदाई दी और जल्दी से हॉल से निकलकर खजाने के जंगल में लौट गया। लौटते हुए उसने बहुत से लोगों को जादुई परियों के बारे में बातें करते सुना। हर किसी के मन में परियों के लिए एक अंतहीन लालसा थी और वे सोचते थे कि अगर उन्हें एक परी मिल गई तो उन्हें अपना कुलदेवता उत्तराधिकार भी मिल जाएगा। किम यून स्टारसन खजाने के पेड़ पर लौट आया। डू गुई वहां नहीं था। देखता हूँ कि मैं रहस्यमयी तारा चरण सीख सकता हूँ या नहीं। वह अपनी गुफा वाली हवेली में लौटा और स्वर्ग की गौरव अकादमी से इनाम निकाला। ये पृथ्वी स्तर की एक उच्च स्तरीय गति तकनीक थी, रहस्यमयी तारा चरण। उसने किताब निकाली और कुछ पन्ने पलटे। जितना ज्यादा वह पढ़ता गया उतना ही ज्यादा हैरान होता गया। यह ऐसा कुछ नहीं है जिसे मैं अभी खुद सीख सकता हूँ। मुझे किसी ऐसे गुरु से शिक्षा लेनी होगी जिसने पृथ्वी स्तर की कोई मार्शल आर्ट सीखी हो। मुझे आश्चर्य है कि गुरु डू कहाँ भाग गए हैं। किम यून ने खुद सीखने की हिम्मत नहीं की क्योंकि इससे उसकी साधना आसानी से बेकाबू हो जाती।
ऐसे कई उदाहरण थे जो ये साबित करते थे कि वह चरण जहां किसी को आसानी से क्यूई विचलन हो सकता था वह 9वें स्तर का मार्शल बॉडी क्षेत्र था। 1 साल बाद किन यून ने जियो यांगलोंग के साथ प्रतिस्पर्धा करने का जोखिम उठाने की हिम्मत नहीं की। पृथ्वी स्तरीय मार्शल आर्ट्स ऐसी चीज नहीं थी जिसे एक मार्शल बॉडी साधक सामान्य रूप से सीख सकता था। केवल मार्शल दाव क्षेत्र में पहुंचने के बाद ही कोई पृथ्वी स्तरीय मार्शल आर्ट्स को छू सकता था। बेशक ऐसे कई प्रतिभाशाली लोग थे जो 8वें और 9वें स्तर के मार्शल बॉडी क्षेत्र में ही सीखना शुरू कर सकते थे। हालांकि इसमें बहुत जोखिम भी था। लगता है मुझे अपनी पढ़ाई शुरू करने से पहले टीचर डू के वापस आने का इंतजार करना होगा। किन यून ने रहस्यमयी स्टार स्टेप्स रख लिए और ताबीज बनाने शुरू करने से पहले कुछ जानवरों की खालें निकाल लीं। वह अब उच्च गुणवत्ता वाले तावीज बना सकते हैं और यदि उनके पास समय हो तो वे महत्वपूर्ण समय के लिए बैकअप के रूप में और अधिक तावीज बना सकते हैं। पलक झपकते ही नीलामी शुरू हो गई। चूंकि किन यून ताबीज बनाने में व्यस्त था इसलिए वह घटनास्थल पर पहले नहीं पहुंचा। शुक्र है उसे देर नहीं हुई। मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस ग्राउंड के बीचों बीच एक ऊंचा मंच था। पान दावेई उस पर खड़े होकर किताब पढ़ रहे थे। वे इस नीलामी के मेजबान बनने वाले थे। अन्य वस्तुएं जैसे भंडारण थैलियां, आत्मा कलाकृतियां, ताबीज और आत्मा गोलियां, ये सभी ऐसी वस्तुएं थीं जिन्हें खरीदना सामान्यतः कठिन होता है। चौक के बीचों बीच कई बाड़ें थीं। पर्याप्त जुवान पॉइंट क्रिस्टल कार्ड होने पर ही कोई बाड़ों के अंदर की सीटों पर बैठकर नीलामी में भाग ले सकता था। 200 मिलियन जुवान पॉइंट्स होने पर ही बैठने की जगह में प्रवेश की योग्यता मिल जाती थी। वास्तव में कई लोग इस स्तर तक पहुंच भी गए थे। जब किन यून बैठने की जगह में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि अंदर ऐसे लोग थे जिन्हें वह नहीं जानता था। वे ऐसे लोग थे जिन्हें उसने बहुत कम देखा था और ज्यादातर अधेड़ उम्र के थे। वहाँ कई लोग भी थे जिन्होंने शानदार नीले वस्त्र पहने हुए थे। वे सभी ब्लू स्पिरिट स्टार पैलेस से थे। उनके यहाँ आने का मुख्य कारण वह परी थी। जैसे ही किम यून अपनी सीट पर बैठा उसने कई लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। आखिरकार वह बहुत मशहूर था और कई लोगों ने उसे पहले भी देखा था। वह जहाँ भी जाता सबका ध्यान उसी पर होता। जैसा कि सभी जानते थे किम यून के पास टोटेम टैटू भी था। इसके जरिए उसे बेहद शक्तिशाली शक्ति प्राप्त हुई थी। कई लोगों ने उसका स्वर्गीय शेर लड़ाकू ड्रैगन पंजा देखा था। इस समय सभी ने उसे नीलामी हॉल में आते देखा और जान गए कि वह भी परी के लिए यहाँ आया है। किन यून धन दौलत की रैंकिंग में 8वें स्थान पर है। 1 महीने पहले ही उसने हेवंस प्राइड अकादमी से 5 करोड़ जुवान पॉइंट्स हासिल किए थे और उसके पास पहले से ही करोड़ों जुवान पॉइंट्स थे। इसलिए हो सकता है कि वह उस परी को छीन ले जाए। परियां टोटेम टैटू के बराबर हैं और कई लोग उनके लिए लड़ेंगे। कहा जाता है कि जियाओ यांगलोंग भी इसमें भाग लेना चाहता है। जियाओ यांगलोंग धन दौलत की रैंकिंग में पहले स्थान पर है। जियाओ यांगलोंग उसे परी हासिल करने की इजाजत हरगिज नहीं देगी, वरना किन यूं और भी ताकतवर हो जाएगा। कहना पड़ेगा कि किन यूं और जियाओ यांगलोंग जिंदगी मौत के द्वंद्व के लिए राजी हो गए थे। जैसे ही सब लोग चर्चा कर रहे थे जियो यांगलोंग आ गया। जियो यांगलोंग अपने दोस्तों के साथ आते समय मुस्कुरा रहा था, लेकिन जब उसने सुना कि किन यूं नीलामी में भाग ले रहा है तो उसके चेहरे पर उदासी छा गई। पिछले कुछ दिनों से वह किन यून से बहुत नाराज था। किन यून की वजह से उसे बार बार तकलीफ उठानी पड़ी थी। वह किन यून से दिलो जान से नफरत करता था। किन यून अपनी सीट पर बैठा था और उसे पता था कि जियाओ यांगलोंग आ गया है। फिर भी वह चुप रहा और आराम करने के लिए आंखें बंद कर लीं। वह नीलामी शुरू होने का इंतजार कर रहा था। वह चुपचाप इंतजार कर रहा था जब किसी ने उसके कंधे पर थपथपाया। बच्चा, क्या तुम जादुई परी के लिए यहाँ आए हो? लैन फेंगजिन, जो किन यून के बगल में बैठी थी, ने एक आकर्षक मुस्कान के साथ पूछा। किन यून ने पहले ही उसकी मादक और मनमोहक शरीर की खुशबू सूंघ ली थी और उसे कोई आश्चर्य नहीं हुआ। उसने मुस्कुराते हुए कहा, बहन लैन, तुम यहाँ परी चुराने तो नहीं आए हो? लैन फेंगजिन ने अपने पैरों को पार किया और मुस्कुराते हुए कहा, मैं मूल रूप से था, लेकिन अगर आप इसे चाहते हैं तो मैं इसे आपको दे दूंगी। उसने नीले कपड़े और नीली पैंट पहनी हुई थी और उसकी सेक्सी और पतली टांगें थीं। हालांकि वे उसकी नीली पैंट के चारों ओर लिपटी हुई थीं। किन यून उसकी लंबी टांगों को देखे बिना नहीं रह सका। तुम क्या देख रहे हो? लैन फेंगजिन हंसे और डांटते हुए बोले, बदबूदार बदमाश, तुम क्या सोच रहे हो? किन यून ने शर्मिंदा मुस्कान के साथ कहा, मैं उस पल को याद किए बिना नहीं रह सकता जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था। मुझे उसकी याद आती है। लैन फेंगजिन ने हल्के से नाक भान सिकोड़ी और मुस्कुराते हुए उसके सिर पर थपथपाया। तुम्हारी पहले से ही एक पत्नी है और फिर भी तुम इतने बेईमान हो। नीलामी घर में 100 से अधिक सीटें थीं और वे जल्दी ही भर गईं। किन यून को केवल लैन फेंगजिन और जियो यांगलोंग ही जानते थे। बहन लैन, क्या ये सभी लोग परियों के लिए यहाँ हैं? किन यून ने धीरे से पूछा। लैन फेंगजिन ने सिर हिलाया। ज्यादातर, इन्हें देखो, ज्यादातर अधेड़ उम्र के हैं और इनमें प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। इस दौरान जुवान पॉइंट्स की भरमार पाने के लिए राक्षसी जानवरों के क्रिस्टल अंडों का बेतहाशा शिकार किया गया, खासकर ब्लू स्पिरिट स्टार पैलेस, जहां उनके भेजे शिष्यों की संख्या लगभग 1 अरब पॉइंट्स हो गई। किन यून का दिल धड़क उठा। उसे थोड़ी चिंता हुई कि वह इसे छीन नहीं पाएगा क्योंकि उसकी जुवान पॉइंट सीमा केवल 1.4 बिलियन थी। बहन लैन, तो क्या आपको लगता है कि जियाओ यांगलोंग की जीत की संभावना बाकियों से ज्यादा है? उसके पास 1 अरब जुवान पॉइंट्स हैं। किन यून ने कहा, मैंने सुना है कि उसने अभी अभी 4 राक्षसी क्रिस्टल अंडे लिए हैं और उन्हें जुवान पॉइंट्स के बदले में दिया है, इसलिए मेरा अनुमान है कि उसके जुवान पॉइंट्स लगभग 1.2 अरब से 1.3 अरब होंगे। लैन फेंगजिन ने धीरे से कहा।
फिर उसने अपने बाईं ओर थोड़ी दूर बैठे कुछ अधेड़ उम्र के आदमियों की ओर देखा और आगे कहा, इन लोगों ने जुबान पॉइंट्स के बदले 6-7 जानवर क्रिस्टल अंडे लिए हैं। उनके पास जितने जुबान पॉइंट्स हैं वे लगभग उतने ही हैं जितने जियाओ यांगलोंग के पास हैं। हालांकि मुझे अब भी लगता है कि जियाओ यांगलोंग के जीतने की संभावना थोड़ी ज्यादा है क्योंकि उसने तियान जियाओ मार्शल स्कूल में अपने जुबान पॉइंट्स वापस हासिल कर लिए हैं और काफी जमा भी कर लिए हैं। ब्लू स्पिरिट स्टार पैलेस की बात करें तो उन्होंने जुबान पॉइंट्स हासिल करने के लिए अभी अभी नियम जोड़े हैं। किन यू ने सिर हिलाया। जियाओ यांगलोंग की प्रतिभा बहुत भयावह है लेकिन उसके पास कोई टोटेम नहीं है वरना वह और भी ज्यादा शक्तिशाली होता। बहन लैन, आपके पास कितने जुबान पॉइंट हैं? लैन फैंगजिन हंसी, मैं बेवकूफ नहीं हूँ। स्टार जुबान वो अकादमी इस परी की नीलामी करने की कोशिश कर रही है, इसके पीछे जरूर कुछ होगा। मैं बेवकूफ नहीं बनूंगी। बेशक मेरे पास भी ज्यादा जुबान पॉइंट नहीं है, सिर्फ 3 या 400 मिलियन, बस बहुत है। नीलामी शुरू हुई और पेन दावेई उस पर हावी होकर बकवास करने लगा। फिर उसने एक भंडारण बक्सा निकाला। ये भंडारण बक्सा एक निम्न श्रेणी की आत्मा कलाकृति है और इसमें 20 हाथियों की जगह है। इसकी शुरुआती कीमत 10 लाख जुबान पॉइंट है और बोली 1 लाख से कम नहीं होनी चाहिए। चलो अभी शुरू करते हैं। पान दावेई चिल्लाया। स्टोरेज स्पिरिट कलाकृतियां हमेशा से एक बहुत लोकप्रिय वस्तु रही हैं और बहुत जल्द ही कई लोग बोली लगाने में शामिल हो गए। कुछ ही समय बाद ये 10 मिलियन जुबान पॉइंट से भी ज्यादा हो गई। अंत में ग्रे रंग के कपड़े पहने एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने 13.2 मिलियन जुबान पॉइंट्स के साथ यह स्टोरेज बॉक्स जीत लिया। इसके बाद पान वेई ने एक उच्च श्रेणी की आत्मा की कलाकृति निकाली। यह एक कृपाण थी। उच्च श्रेणी के आत्मिक हथियार के प्रकट होने से कई लोग उत्साहित हो गए और खुशी से पागल हो गए। शुरुआती कीमत 10 मिलियन जुबान पॉइंट्स है, जो पिछले स्टोरेज बॉक्स की तुलना में 10 गुना अधिक है, और अंतिम बोली 100 मिलियन से अधिक थी। किन यून को ये चीजें नहीं चाहिए थीं क्योंकि वह खुद एक उच्च श्रेणी के शिलालेख गुरु थे। वह उच्च श्रेणी की आत्मा की कलाकृतियां गढ़ सकते थे। हालांकि इस नीलामी के जरिए उन्हें आत्मा की कलाकृतियों की कीमत के बारे में भी पता चला। इसके बाद उन्होंने कुछ शाही श्रेणी की स्पिरिट गोलियां, कुछ उच्च श्रेणी की स्पिरिट तावीज और 1 दर्जन उच्च श्रेणी के स्पिरिट हथियार नीलाम कर दिए। आत्मिक खजाने सभी अपेक्षाकृत पुरानी चीजें हैं, ये सब सेकंड हैंड सामान हैं। लैन फैंगजिन हंसी, लेकिन अभी भी बहुत से लोग इसके लिए लड़ रहे हैं। ये लोग वाकई दयनीय हैं। किन यून ने अपने होंठ सिकोड़े। उसने कुछ अच्छे उच्च स्तरीय स्पिरिट आर्टवर्क बनाने के लिए समय निकालने की योजना बनाई थी। जब से वह उच्च स्तरीय शिलालेख मास्टर बना था, उसने गंभीरता से किसी उच्च स्तरीय स्पिरिट हथियार को परिष्कृत नहीं किया था। अगली नीलामी में हमारी सबसे कीमती चीज होगी। नहीं, वो कोई चीज नहीं है, बल्कि वो एक जादुई परी है। पान दा वेई लांग हंसा। लगता है सभी को इसका इंतजार कब से था। वास्तव में सीटों पर बैठे लोग और बाहर बैठे दर्शक तुरंत ऊर्जा से भर गए और उन्होंने धीमी आवाज में चिल्लाना शुरू कर दिया। कई लोगों ने पहले कभी जादुई परी नहीं देखी थी, इसलिए वे उसे देखने और अपने क्षितिज को व्यापक बनाने के लिए यहाँ आए। टील नोट, मैंने राक्षसी अल्फ या जादुई अल्फ के स्थान पर जादुई परी या परी का चयन किया क्योंकि इसका वर्णन उस जादुई परी से पूरी तरह मेल खाता है जिसे हम बचपन से जानते हैं, विशेषकर यदि हमने पीटर पैन के बारे में पढ़ा या देखा हो। अध्याय 267। पान दावेई ने एक काले चमड़े का बैग निकाला। ज्यादा बड़ा तो नहीं था, लेकिन उसमें से एक हल्की सफेद रोशनी टिमटिमा रही थी। एक नजर में ही पता चल जाता था कि ये कोई मामूली चीज नहीं थी। यह एक जानवरों का थैला है। इसका इस्तेमाल मुख्यतः जादुई परियों या जानवरों को रखने के लिए किया जाता है। अगर आप परी खरीदेंगे तो आपको जानवरों का थैला भी मिल जाएगा। पान दावेई ने जानवरों के थैले से एक पारदर्शी क्रिस्टल बॉक्स निकाला और उसे मेज पर रख दिया। पारदर्शी क्रिस्टल बॉक्स के अंदर हथेली के आकार का एक छोटा सा व्यक्ति था। उसका पूरा शरीर एक हल्की चमक से घिरा हुआ था और उसके पास तितली जैसे दिखने वाले बेहद खूबसूरत पारदर्शी पंख थे। उस छोटे से व्यक्ति के लंबे नुकीले कान, गहरी हरी आंखें, हल्के नीले बाल और छोटा सुंदर शरीर था जो घास में लिपटा हुआ था। हथेली के आकार की यह जादुई परी एक बहुत ही छोटी और खूबसूरत बच्ची थी। वह क्रिस्टल के संदूक के कोने पर सिमटी हुई कांप रही थी। क्या सबने देखा? ये परियां हैं, पान दावेई ने कहा। मुझे इस प्रजाति की विशिष्ट भूमिका समझाने की जरूरत नहीं है। शुरुआती कीमत 100 मिलियन जुबान पॉइंट्स है। अपनी बोली अपनी इच्छानुसार बढ़ाएं। लैन फैंगजिन ने आह भरी, कितनी दयनीय छोटी सी चीज है। किन यून ने सिर हिलाया। हाँ, ये छोटी सी चीज वाकई बहुत प्यारी है। मुझे इसके लिए बोली लगानी ही होगी। लैन फैंगजिन ने हैरानी से किन यून को देखा। क्या तुम मजाक कर रहे हो? क्या तुम भी यहाँ मजे में शामिल होने नहीं आए हो? किन यून ने मुस्कुराते हुए कहा, बस देखो। 1 अरब, जियो यांगलोंग चिल्लाया। पूरे प्लाजा में हंगामा मच गया। जिस क्षण जियो यांगलोंग ने अपना मुंह खोला, उसने इतनी ऊंची कीमत चिल्लाई थी। 1 अरब 10 करोड़, किसी ने चिल्लाकर कहा। यह एक अधेड़ उम्र का आदमी था। लैन फैंगजिन ने धीमी आवाज में कहा, यह व्यक्ति नांगोंग का है। 1 अरब 15 करोड़, एक मोटा ताजा अधेड़ उम्र का आदमी कुछ चिंतित भाव से चिल्लाया। किन यून ने फुसफुसाते हुए कहा, यह आदमी कहाँ से है? ये कौन सा महल है? लैन फैंगजिन हंसी, वह पूर्वी महल से है और वे सबसे गरीब भी हैं। उनके लिए ये जुबान पॉइंट इकट्ठा करना बहुत दुर्लभ है और जियो यांगलोंग के रवैये को देखते हुए वे उसे हरा नहीं पाएंगे। 1.2 बिलियन। एक नीले वस्त्रधारी युवक खड़ा हुआ, पंखा उठाया और चिल्लाया, वह उत्तरी महल से है। लैन फैंगजिन ने किन यून से धीरे से कहा,
ब्लू स्पिरिट स्टार पैलेस के सभी 4 महल आ चुके थे। पहले तियान शुवान मार्शल स्कूल और लिन शुवान वू अकादमी ने भी लोगों को भेजा था, लेकिन इस समय वे उनके साथ नहीं रह सकते थे। उनके शुवान पॉइंट सीमित थे। 1 अरब 25 करोड़। जियाओ यांगलोंग के चेहरे पर चीख के साथ ही उसका चेहरा बदल गया। 1.3 बिलियन। उत्तरी पैलेस से आए युवक ने चिल्लाकर कहा। नांगोंग का अधेड़ आदमी और पूर्वी महल का मोटा आदमी अब उन्हें उठा नहीं पा रहे थे। दोनों के चेहरों पर बेबसी के भाव थे। देखने वाले सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। कुछ ही देर में यह 1.3 बिलियन जुवान पॉइंट्स तक पहुंच गया। कई लोगों के लिए इतने सारे जुवान पॉइंट्स पाने का सपना देखना भी नामुमकिन था। उनके लिए ये कल्पना करना भी मुश्किल था कि वे इतने सारे जुवान पॉइंट्स कैसे हासिल कर सकते हैं। चूंकि जियाओ यांगलोंग मार्शल दाओ क्षेत्र का था, इसलिए जुवान पॉइंट्स के बदले मिलने वाली चीजें उसके ज्यादा काम की नहीं थीं। उसके पास किसी हुनर या तकनीक की कमी नहीं थी, बस टोटेम टैटू की कमी थी। अगर वह एक भयानक मार्शल दाओ क्षेत्र विशेषज्ञ बनना चाहता था तो उसे टोटेम टैटू और उनकी विरासत में महारत हासिल करनी थी। 1.35 अरब। उसके माथे पर पसीना आ गया क्योंकि वह इस एक ही दांव पर अपना सब कुछ दांव पर लगा रहा था। अगर वह इस परी को हासिल नहीं कर पाया तो भविष्य में उसके लिए कोई भी सफलता पाना मुश्किल होगा। जो लोग बोली लगाने आए थे वे मूर्ख नहीं थे। वे सभी जानते थे कि इस परी के साथ कुछ गड़बड़ है। हालांकि वे ये भी जानते थे कि स्टार जुवान वू अकादमी इसे ज्यादा करने की हिम्मत नहीं करेगी। वे बेहद समस्याग्रस्त परियों को निकालकर उनकी नीलामी कर देंगे। इसलिए उन सभी का मानना था कि कुछ समस्याओं के बावजूद ये परी काफी मूल्यवान है। 1.36 बिलियन। उत्तरी महल के युवक के चिल्लाने के बाद वह बैठ गया और अपनी आंखें बंद कर लीं, मानो यही उसकी सीमा थी। जियाओ यांगलोंग ने दांत पीसते हुए चिल्लाया, 1.39 बिलियन। उत्तरी महल से आए युवक ने आंखें खोलीं और एक लंबी सांस छोड़ी। उसने हार मान ली थी। सबने आह भरी। आखिरकार जो सफल हुआ वह वास्तव में जियो यांगलोंग था। 1.39 बिलियन एक बार जा रहे हैं। 1.39 बिलियन 2 बार जा रहा है। पान दाववेई के यहाँ तक चिल्लाने के बाद जियो यांगलोंग ने भी एक लंबी आह भरी। उसका चेहरा एक प्रसन्न मुस्कान से भर गया। 1.4 बिलियन। किन यून अचानक चिल्लाया। हुआ। मार्शल आर्ट अभ्यास क्षेत्र में उपस्थित हजारों लोगों की ओर से विस्मय की एक श्रृंखला गूंज उठी। अंतिम बोली किन यून की निकली, जिसकी बोली 1.4 बिलियन जुवान अंक थी। किन यून, परेशानी मत करो। जियो यांगलोंग गुस्से में चिल्लाया। किन यून के बगल में बैठी लैन फेंगजिन भी दंग रह गई। वह जानती थी कि किन यून कभी भी जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाएगा। इसके अलावा उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। इससे पता चलता था कि वह कितना आत्मविश्वासी था। मैंने कब परेशानी खड़ी की? किन यून खड़ा हुआ और मुस्कुराते हुए जियाओ यांगलोंग की ओर देखा। आपके पास ज्यादा से ज्यादा 6 या 700 मिलियन जुवान पॉइंट्स ही हैं। आपको 1.4 बिलियन जुवान पॉइंट्स कहाँ से मिले? क्या आप परेशानी नहीं खड़ी कर रहे हैं? जल्दी करो और उसे बाहर निकालो। जियाओ यांगलोंग को पूरा यकीन था कि किन यून के पास ज्यादा जुबान पॉइंट्स नहीं है, इसलिए वह वहां मौजूद कुछ बुजुर्गों पर चिल्लाया। पान दावेई ने कहा, किन यून, अपना जुबान पॉइंट क्रिस्टल कार्ड निकालो और सबको दिखाओ कि तुम्हारे पास कितने जुबान पॉइंट हैं। अगर तुम यहाँ कोई उपद्रव करोगे तो तुम पर 2 करोड़ जुबान पॉइंट का जुर्माना लगाया जाएगा। किन यून ने शांति से अपना जुबान पॉइंट क्रिस्टल कार्ड निकाला। उसे जलाकर दिखाया कि उसकी कीमत 1.43 अरब थी। जुबान पॉइंट को प्रदर्शित देखकर वहां उपस्थित सभी लोग आश्चर्यचकित होकर चुप हो गए। किन यून के पास जुबान पॉइंट्स की संख्या सिर्फ 1.4 अरब नहीं थी, बल्कि 1.4 अरब से भी ज्यादा थी। जियो यांगलोंग भी इस हद तक हैरान रह गया कि उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं और वह अवाक रह गया। सभी जानते थे कि जुबान पॉइंट्स की जालसाजी नहीं की जा सकती, क्योंकि जुबान पॉइंट्स के व्यापार के लिए जिम्मेदार लोगों को रक्त शपथ जैसे चरणों से गुजरना पड़ता था। अगर वे धोखाधड़ी करते तो जुबान पॉइंट्स के व्यापार के परिणाम बहुत गंभीर होते और रक्त शपथ के कारण उनकी मृत्यु भी हो सकती थी। यदि वह शीघ्रता से बड़ी संख्या में जुबान पॉइंट प्राप्त करना चाहता था तो उसे उन्हें जादुई जानवर क्रिस्टल अंडे के साथ बदलना होगा। जहां तक किन यून की बात है, वह अकेले ही 10 से ज्यादा जादुई जानवरों के क्रिस्टल अंडे हासिल करने में कामयाब रहा। यह अविश्वसनीय था। यहाँ तक कि एक मार्शल दाओ क्षेत्र साधक द्वारा गठित पशु शिकारी दस्ता भी कम समय में इतने सारे जादुई पशु क्रिस्टल अंडे प्राप्त करने में सक्षम नहीं हो सकता है। जियो यांगलोंग ने अपनी मुठियां भींच लीं, बैठने की जगह छोड़ दी और गुस्से में स्टार जुवान वू अकादमी छोड़ दी। अंततः किन यून को दयनीय परी प्राप्त हुई। किन यून लेन देन करने के लिए मंच पर गया। उसने पान दावेई से जानवरों वाला थैला लिया और परी को उसके अंदर रख दिया। परी को प्राप्त करने के बाद वह मुस्कुराते हुए लैन फेंगजिन के पास गया और उसे लेकर मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस ग्राउंड से बाहर चला गया। लैन फेंगजिन ने नाक भान से कोड़ी, अरे बदमाश, तुझे इतने सारे क्रिस्टल अंडे कब मिले? तूने तो वाकई वो मुसीबत वाली परी खरीद ली। मुझे तो इसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। बहन लैन, इस परी की वाकई एक बड़ी समस्या है। इसे सिर्फ जानवरों के क्रिस्टल के अंडे खाना पसंद है और जादुई कोर में इसकी कोई दिलचस्पी नहीं है, इसलिए इसे स्टार जुवान वू अकादमी ने नीलाम कर दिया। स्टार जुवान वू अकादमी इस नन्हे बच्चे को पालने का खर्च नहीं उठा सकती। किन यून ने मुस्कुराते हुए कहा, तो तुम्हें तो पहले से ही पता था। खैर, लगता है तुम ही हो जो इसे वहन कर सकती हो। लैन फेंगजिन ने अपने होंठ सिकोड़े और कहा, अगर तुम्हारे पास समय हो तो ब्लू स्पिरिट स्टार पैलेस देखने जरूर आओ। अंदर के माहौल से वाकिफ हो जाओ, क्योंकि देर सवेर तुम्हें अंदर जाना ही होगा। मुझे पता है। बहन लैन, क्या तुम मेरे पेड़ के खोखले में जाना चाहती हो?
किन यून ने हंसते हुए कहा, नहीं, मैं बस गुजर रही थी और तुमसे मिलने रुक गई। मैं ब्लू स्पिरिट सेंट पैलेस में एक संत हूँ, मुझे जादुई जानवरों को मारना है। मैं बहुत व्यस्त हूँ, बाद में मिलते हैं। लैन फेंगजिन की बात खत्म होते ही वह जल्दी से दरवाजे की ओर चल पड़ी। किन यून जल्दी से स्टारसन ट्रेजर ट्री के छेद की तरफ भागा। वह देखना चाहता था कि परी क्या कर सकती है। पेड़ की गुफा में वापस आकर उसने जानवर के थैले से पारदर्शी क्रिस्टल बॉक्स निकाला और परी के करीब जाकर उसे ध्यानपूर्वक जांचा। सिर्फ हथेली जितनी नाजुक बच्ची उसके घुटनों से लिपटी हुई थी और अपना सिर उसके पैरों में छिपाए हुए थी। वह डर के मारे कांप रही थी। बच्चे, मेरा नाम किन यून है। तुम्हारा क्या नाम है? किन यून ने धीरे से पूछा। बाहर से परी एक स्त्री जैसी दिखती थी। उसके सुंदर हल्के नीले बाल और तीखे सफेद कोमल कान थे। किन यून की आवाज सुनकर वह थोड़ा कांप उठी। नन्ही परी ने अपना सिर उठाया और अपनी चमकीली हरी आंखें झपकाईं। रोशनी में लिपटे उसके पारदर्शी पंखों का जोड़ा कौतूहल से किन यून को देखने लगा और फड़फड़ाने लगा। मेरा नाम मोमो है। छोटी परी की आवाज बहुत मीठी और सुनने में सुखद थी। छोटे मोमो, क्या तुम्हें भूख लगी है? किन यून ने मुस्कुराते हुए पूछा। वह इस बात को लेकर ज्यादा चिंतित था क्योंकि यह राक्षसी आत्मा एक ठग थी जो सिर्फ बहुत महंगे जानवरों के क्रिस्टल के अंडे ही खाती थी। फोम ने धीरे से अपना छोटा सा सिर हिलाया और धीमी आवाज में कहा, मुझे बहुत भूख लगी है। पहले किन यून ने सोचा था कि परी डर के मारे किसी कोने में सिमटी हुई कांप रही होगी। देखने से लग रहा था कि शायद भूख की वजह से ऐसा हो रहा होगा। मैंने सुना है कि तुम एक ठग हो जो सिर्फ जादुई जानवरों के क्रिस्टल के अंडे खाती हो, है ना? बाकी परियां जादुई कोर क्यों खाती हैं जबकि तुम नहीं खाती? किन यून को ये बेहद अजीब लगा क्योंकि उन जादुई कोर में बहुत कम ऊर्जा है, इसलिए मेरा पेट अभी भरा नहीं है और मेरे पेट में दर्द हो रहा है। सिर्फ जादुई जानवरों के क्रिस्टल के अंडे ही स्वादिष्ट हो सकते हैं और इन्हें पेट भर खाना आसान है, इसलिए पेट में दर्द नहीं है। लिटिल मो ने किन यून को दयनीय नजरों से देखते हुए कोमलता से कहा। देखने से लग रहा था कि वह भूख से मर रही है। लेकिन मेरे पास अभी कोई जानवर का क्रिस्टल अंडा नहीं है। मेरे पास एक आत्मा जानवर का जादुई कोर है, उसमें काफी ऊर्जा है। क्या तुम उसे खाना चाहोगे? किन यून ने पूछा। खाओ खाओ। मोमो जल्दी से खड़ी हो गई। उसकी गहरी हरी आंखों से हल्की चमक निकल रही थी। किन यून ने दरवाजा बंद किया और क्रिस्टल बॉक्स खोला। उसने कहा, भागो मत, मैंने अपना सब कुछ बेचकर तुम्हें खरीदा है। उसने एक आत्मिक जानवर से एक जादुई कोर निकाला और उसे मेज पर रख दिया। मैं भागूंगी नहीं। अगर मैं भाग गई तो निश्चित रूप से भूख से मर जाऊंगी। उसने उत्साह से पंख फड़फड़ाए और क्रिस्टल बॉक्स से बाहर निकलकर जादुई कोर पर उतरी। उसके दो छोटे हाथों से एक हल्की सफेद रोशनी निकली। फिर उसने जादुई केंद्र में गहराई तक प्रवेश किया और सफेद बर्फ जैसी दिखने वाली किसी चीज को पकड़कर अपने मुंह में डाल लिया। उसने उसे बहुत मीठेपन से खाया। किन यून ये देखकर घबरा गया। जादुई कोर बहुत मजबूत था और उसे भेद पाना उसके लिए भी मुश्किल था। लेकिन उसके सामने हथेली के आकार के व्यक्ति ने अपनी अनोखी शक्ति का इस्तेमाल करके आसानी से अपने छोटे हाथों को कोर में डाल दिया। क्या तुमने सिर्फ जानवरों के क्रिस्टल अंडे ही नहीं खाए थे? अब जब तुमने आत्मिक जानवरों का जादुई कोर खा लिया है तो अब से तुम उन्हें आराम से खा सकते हो। किन यून ने मुस्कुराते हुए कहा, यह एक आत्मिक जानवर का जादुई सार है। ये खाने लायक भी नहीं है। फोम के चेहरे पर एक खुशी भरी मुस्कान आ गई। क्या तुम मेरे साथ खाना चाहोगे? मैं कोशिश करूंगा। किन यून ने अपनी उंगली बढ़ाई और परी द्वारा रखे गए बर्फ के टुकड़े को अपने मुंह में डाल लिया। ऐसा लगता है कि यह ज्यादा उपयोगी नहीं है। इसे खाने के बाद भी उसे कोई परिवर्तन महसूस नहीं हुआ। शायद इसलिए कि तुम एक इंसान हो, तुम इस ऊर्जा को सीधे तौर पर पचा नहीं सकते। मोमो ने बहुत प्यार से कहा। एक क्षण बाद इस छोटी सी चीज ने सारे जादुई कोर खा लिए। जब परी का पेट भर जाता था तो उसमें कमरे में चारों ओर उड़ने की शक्ति आ जाती थी। पहले जब किन यून ने उसे क्रिस्टल बॉक्स के कोने में दुबका हुआ देखा था तो उसे लगा था कि वह बहुत शर्मीली और डरपोक है। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह इतनी शरारती होगी। अब वह उसके सिर के ऊपर खड़ी थी और उसके बाल पकड़ रही थी। अध्याय 268। परी की वजह से किन यून के बाल मुर्गी के घोंसले जैसे हो गए थे। वह कुछ नाराज हुआ और उसने शरारती बच्चे को उसके सिर से खींच लिया। मोमो, तुम सच में बिल्कुल भी असाधारण नहीं हो। किन यून ने परी को पकड़ लिया और उसे मेज पर रख दिया। मोमो ने जीभ निकाली और हंसते हुए कहा, तुमने मुझे खाने के लिए इतना कीमती व्यंजन दिया। तुम जरूर अच्छे इंसान होगे और मुझे तंग नहीं करोगे। ठीक है। किन यून ने भी सिर हिलाया। मैं एक अच्छा इंसान हूँ, इसलिए मेरे जैसे ईमानदार इंसान को परेशान मत करो। सच कहूँ तो क्या तुम्हें किसी आत्मा जानवर का जादुई कोर खाना है या किसी जादुई जानवर का क्रिस्टल अंडा? अगर तुम ऐसे ही खाते रहे तो मेरे लिए तुम्हें पालना मुश्किल हो जाएगा। यह सही है। आप कितने समय तक टिक सकते हैं? मोमो ने अपना सिर नीचे किया और फुसफुसाते हुए कहा, किसी आत्मिक जानवर का जादुई कोर खाने से मैं लगभग 10 दिनों तक तृप्त रह सकती हूँ। एक जादुई जानवर का क्रिस्टल अंडा मुझे 1 महीने तक तृप्त रख सकता है। कृपया मुझे अकेला मत छोड़ना, मैं बाहर भूख से मर जाऊंगी। तुम्हारी भूख तो बहुत है, फिर भी तुम अभी तक भूख से नहीं मरे। तुम तो कमाल के इंसान हो। किन यून ने कुछ अवाक होकर कहा। मोमो ने उत्सुकता से उत्तर दिया, चिंता मत करो, अगर तुम मुझे भरपेट खाने दोगी तो मैं भी तुम्हें लाभ पहुंचाऊंगी। मैं केवल जादुई जानवरों के क्रिस्टल अंडे और आत्मा जानवरों के जादुई कोर ही खा पाती हूँ, क्योंकि मेरा वंश कुलीन है और दूसरी परियों से अलग है। अगर तुम्हारा कुलदेवता वंश न होता तो मैं तुमसे बात ही न करती।
हम सभी परियां इंसानों से संवाद करने से इनकार करती हैं। क्यों? किन यून की दिलचस्पी जागृत हुई जब उसने पूछा। हम परियां कुलदेवताओं से पैदा होती हैं। तुम्हारे शरीर में कुलदेवता का खून है, जिसका मतलब है कि तुम्हें कुलदेवताओं की स्वीकृति मिल गई है। इस तरह तुम हमारी परी प्रजाति की भी स्वीकृति पा सकती हो। परी उड़कर किन यून के बाएं हाथ के पास आई और बोली, तुम्हारा कुलदेवता इसी हाथ पर है ना? किन यून ने अपनी आस्तीनें चढ़ाईं और आश्चर्य से कहा, यह सही है। मुझे बस एक टोटेम कुलदेवता प्राप्त हो गया। बाद में एक ज्वलंत सिंह की मदद से मेरे हाथ में स्वर्गीय सिंह का वंश प्राप्त हुआ। तो फिर बात बन गई। शुरू से ही तुम्हें टोटेम बीस्ट जनजाति की स्वीकृति मिल चुकी थी। मोमो ने किम यून की बाह पर लगे टोटेम को देखा और कहा, तुम्हारा टोटेम तो बस एक साधारण टोटेम है। ये भविष्य में विकसित हो सकता है, लेकिन मेरी क्षमता तुम्हारे टोटेम को विकसित कर सकती है। टोटेम के विकास के बाद तुम टोटेम के बारे में और ज्यादा समझ पाओगे और टोटेम से तुम्हें मिलने वाली ताकत और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगी। सचमुच? किम यून को सुखद आश्चर्य हुआ जब उसने पूछा, मैंने सुना है कि तुम परियां टोटेम छोड़ सकती हो, इसीलिए बहुत से लोग तुम्हें खरीदने के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन तुम बहुत खाती हो फिर भी अपना टोटेम नहीं छोड़ती, इसलिए उन्होंने तुम्हें छोड़ दिया। हाँ, मैं अपना टोटेम नहीं छोड़ सकती, इसलिए उन्होंने मुझे बहुत देर तक भूखा रखा। मुझे उनसे नफरत है। मोमो का चेहरा बहुत गुस्से से भरा था और वह बहुत प्यारी लग रही थी। किन यून ने उसे अपनी हथेली में रखा और मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, जब तक मैं मर नहीं जाता मैं तुम्हें भूखा नहीं मरने दूंगा। लेकिन शर्त यह है कि मेरे पास तुम्हें भोजन दिलाने में मदद करने के लिए पर्याप्त शक्ति हो। तुम्हें पता होना चाहिए कि जादुई जानवर के क्रिस्टल अंडे या आत्मा जानवर के जादू के कोर को प्राप्त करना आसान नहीं है। उसने ऐसा इसलिए कहा था ताकि मोमो के साथ एक सहयोगात्मक संबंध स्थापित किया जा सके। हालांकि वह टोटेम नहीं पा सका, फिर भी यह अच्छी बात थी कि वह टोटेम विकसित कर सकती थी। मैं वादा करती हूँ, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। मोमो ने सिर हिलाया। हालांकि मेरे पास कोई टोटेम नहीं है, मेरी क्षमता बाकी परियों से कहीं ज्यादा मजबूत है। उनके पास टोटेम तो हैं, लेकिन वे अपने टोटेम को विकसित नहीं कर पाती। उनकी शक्ति सीमित है। परियों में मैं ही मुख्य पुजारिन हूँ जो टोटेम के विकास के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार हूँ। किन यून ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसे में जिन लोगों ने तुम्हें भूखा रखा उन्हें कुछ भी पता नहीं था। उन्होंने तुम्हें महापुरोहिती को छोड़ दिया और मुझे उनका फायदा उठाने दिया। मोमो मंद मंद मुस्कुराए और बोले, क्योंकि तुम एक अच्छे इंसान हो। एक अच्छे इंसान को इनाम मिलना चाहिए। हाँ, मुझे लग रहा है कि तुम्हारे शरीर के अंदर एक टोटेम है, लेकिन वह टोटेम तुम्हारे साथ ठीक से घुल मिल नहीं पा रहा है। वह किन यून के दिल तक उड़ गई और उसका नाजुक चेहरा सवालों से भर गया। किन यून के हृदय में एक कंपन आंतरिक केंद्र था। ये ड्रैगन टाइगर टोटेम और उसकी मार्शल स्पिरिट को अवशोषित करने के बाद बना था, इसलिए ड्रैगन टाइगर टोटेम भी उसके हृदय में था। पिछले कुछ दिनों से किन यून को ड्रैगन टाइगर टोटेम से एक तरह का परिचय महसूस हो रहा था। हालांकि यह उसके दिल में था, लेकिन वह इसे नियंत्रित नहीं कर पा रहा था। ये टोटेम मार्शल स्पिरिट है जिसे मैंने निगल लिया है। किन यून ने जो कुछ हुआ था उसका एक सरल विवरण दिया। सुनने के बाद उसने अपना हाथ बढ़ाया और किन यून की छाती पर दबाया, फिर एक हल्की नीली ऊर्जा छोड़ी। उसने आंखें बंद कर लीं और कहा, विरोध मत करो, मुझे कोशिश करने दो और देखो कि क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। किन यून मार्शल स्पिरिट्स में काफी कुशल था। आखिरकार उसने आत्मा शोधन तकनीक सीखी थी और टोटेम के मामले में वह असमंजस में था। उन्हें अचानक महसूस हुआ कि इस छोटी बच्ची को खरीदने के लिए 1 अरब से अधिक जुबान पॉइंट्स खर्च करना उचित था। अगर वह अपने पंख न भी फड़फड़ाए तो भी परी हवा में लटकी रहेगी। उस पल वह निश्चल लटकी हुई थी। उसका हाथ किन यून की छाती पर रखा हुआ था, मानो उसके हृदय में स्थित ड्रैगन टाइगर टोटेम को नियंत्रित करने के लिए एक रहस्यमयी ऊर्जा प्रवाहित हो रही हो। कुछ ही देर बाद किन यून को अपने दिल में कुछ महसूस हुआ, मानो उसके कांपते हुए हृदय में प्राचीन काल की कोई शक्तिशाली पशु शक्ति दहाड़ रही हो। क्या ये प्राचीन पशु टोटेम की शक्ति है? यह वाकई डरावना है। ऐसा लग रहा था मानो किन यून को दूर आदिम युग के प्राचीन उजाड़ प्रदेश का कोई विशालकाय जानवर दिखाई दे रहा हो। मोमो अपनी आंखें बंद किए, भौहें चढ़ाए और बहुत थकी हुई लग रही थी। किन यून को अचानक लगा कि परी में इतनी रहस्यमयी शक्ति है कि उसकी भूख ज्यादा होना स्वाभाविक है। इसके अलावा वह जादुई परियों की महापुरोहितों में से एक भी थी। 1 घंटा बीत गया और जब मोमो ने अपनी आंखें खोली तो उसने जम्हाई ली जैसे वह बहुत थकी हुई हो। किन यून ने जल्दी से अपना हाथ बढ़ाया ताकि वह उसकी हथेली पर आ जाए। मुझे भूख लगी है। मोमो ने अपना सिर नीचे कर लिया। उसकी आवाज मच्छर की तरह नरम थी, थोड़ी शर्मिंदा थी। कुछ समय पहले ही उसने एक स्पिरिट बीस्ट कोर खाया था और अब जब उसे दोबारा खाना पड़ा तो उसे थोड़ा दोषी महसूस हुआ। किन यून ने फिर से अपना सिर रगड़ा और मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, तुमने मेरी बहुत मदद की। बहुत थकान हो गई थी और तुम्हें भूख लगना स्वाभाविक है। उसने एक आत्मा जानवर का सार निकाला और उसे मेज पर रख दिया, फिर उस पर परी को रख दिया। शुरू में सुस्त सी रहने वाली छोटी बच्ची तुरंत उत्साहित हो गई और दिल खोलकर खाना खाने लगी। ये किन यून का एकमात्र बचा हुआ आत्मा जानवर कोर था। वह मोमो के अगले भोजन को लेकर भी चिंतित था। यद्यपि परी की भूख बहुत अधिक थी, परंतु उसकी क्षमता भी बहुत प्रबल थी। अभी वह अपने दिल पर चमकता हुआ ड्रैगन टाइगर टोटेम टैटू देख सकता था। इसका मतलब था कि भविष्य में वह ड्रैगन टाइगर टोटेम को वैसे ही समझ पाएगा जैसे उसने स्वर्गीय सिंह टोटेम को समझा था। मोमो, क्या तुम सचमुच 9वें चरण के जादुई कोर नहीं खा सकती? किन यून उसे खाना खाते देख हंसे बिना नहीं रह सका। इसे खाना तो ठीक है,
लेकिन इसे खाने के बाद मेरे पेट में दर्द होगा। बहुत दर्द होता है। मैं इसे तब तक नहीं खाऊंगी जब तक मुझे मजबूर न किया जाए। भाई किम यून, मैं नहीं चाहती कि मेरे पेट में दर्द हो। क्या आप मुझे ऐसा कुछ खाने को दे सकते हैं? वह सचमुच दयनीय लग रही थी। ठीक है, प्यारी बच्ची। मैं तुम्हें सबसे स्वादिष्ट खाना खिलाने की पूरी कोशिश करूंगी। किम यून ने हंसते हुए कहा, ओह, तुम्हें जादुई जानवरों के बारे में बहुत कुछ पता होना चाहिए, है ना? चूंकि तुम्हें जादुई जानवरों के क्रिस्टल अंडे खाना इतना पसंद है, तो क्या तुम आसपास के क्रिस्टल अंडे महसूस कर सकती हो? बिल्कुल कर सकती हूँ। मोमो ने जल्दी से सिर हिलाया, लेकिन तुम्हारी मौजूदा ताकत के साथ जादुई जानवर के क्रिस्टल अंडे को चुराना वाकई बहुत मुश्किल है। मेरे लिए तुम जैसे अच्छे इंसान से मिलना दुर्लभ है। मैं नहीं चाहती कि तुम्हें कुछ हो। अगर यह सचमुच मुमकिन नहीं है, तो मैं अपने पेट में दर्द सहूंगी और कुछ समय के लिए 9वें चरण के जादुई कोर खाऊंगी। मैं पेट दर्द सहना पसंद करूंगी बजाय इसके कि तुम मेरे लिए ये जोखिम उठाओ। सचमुच एक दयालु छोटी सी प्यारी बच्ची, किम यून ने प्रसन्न मुस्कान के साथ कहा। मोमो को बहुत भूख लगी थी, इसलिए उसने भी जल्दी जल्दी खाना शुरू कर दिया। कुछ ही देर बाद उसने जादुई कोर खा लिए, जो उससे कहीं ज्यादा बड़े थे। ये स्पष्ट था कि उसकी पाचन क्षमता बहुत अच्छी थी और वह ऊर्जा को शीघ्रता से पचा सकती थी। बड़े भाई यूं, मैं उस चीज में नहीं रहना चाहता। मोमो ने पारदर्शी क्रिस्टल बॉक्स की ओर इशारा किया, फिर जानवरों के थैले की ओर। अंदर बहुत अंधेरा है, बहुत अंधेरा है, बहुत घुटन है और बिल्कुल भी आरामदायक नहीं है। तो फिर तुम कहाँ रहने वाले हो? किम यून ने पूछा। जानवरों का थैला एक आत्मा कलाकृति थी जिसमें जीवित प्राणियों को रखा जा सकता था। ये सामान्य आत्मा कलाकृतियों से बहुत अलग थी और इसे परिष्कृत करना भी बहुत कठिन था। इसे बनाने के लिए विशेष जीवन आत्मा शिलालेखों की आवश्यकता होती थी। किम यून को भी जीवन चिन्ह की समझ थी। अगर वह उसे बनाना चाहता तो कोई दिक्कत नहीं थी। तुम्हारे अंदर कुछ बहुत शक्तिशाली है। अंदर एक जगह है जो मेरे रहने के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। मोमो किम यून की कलाई पर लेट गया और उसे हल्के से थपथपाया। उसने कहा, मैं इस जगह से इसे महसूस कर सकता हूँ। किम यून ने जल्दी से अपनी 9 यांग दिव्य आत्मा को मुक्त किया और मुस्कुराते हुए कहा, मेरे शरीर का छोटा सा रहस्य आपको पता चल गया है। मुझे इसे आजमाने दो। क्या आप अंदर जा सकते हैं? 9 यांग दिव्य आत्मा का पहला गोला एक विशाल भंडारण स्थान था। शुरुआत में ये छोटा था, लेकिन जैसे जैसे गुरु की शक्ति बढ़ती गई, अंदर का हिस्सा भी धीरे धीरे बड़ा होता गया। अब ये 100 मीटर लंबा और चौड़ा स्थान था। चारों ओर का वातावरण सफेद, बहुत उज्ज्वल और बिल्कुल भी अंधेरा नहीं था। एक विचार के साथ उसने सफलतापूर्वक मोमो को इसमें डाल दिया। मोमो अंदर खुशी से उड़ रहा था और अंदर की अंतहीन प्रशंसा कर रहा था। 9 यांग दिव्य आत्मा 9 सूर्यों की आध्यात्मिक ऊर्जा को इकट्ठा करने में सक्षम थी, इसलिए पहले मनके में अत्यंत सघन आध्यात्मिक ऊर्जा थी जो जीवन की आभा से भरी हुई थी। बड़े भाई यून, क्या तुम मेरे लिए एक छोटा सा पेड़ ला सकते हो? मुझे पेड़ों पर रहना पसंद है, मोमो ने पूछा। कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हें मुझसे वादा करना होगा, वहाँ शरारत मत करना, मेरी चीजों को मत छुओ। पहले मनके में उसके पास कई उच्च श्रेणी की जानवरों की हड्डियां और ऐसी ही अन्य सामग्री थी जिनका इस्तेमाल ताबीज बनाने में किया जाता था। मुझे पता है। मोमो का सिर चावल पर चोंच मारती हुई लड़की की तरह था। किम यून स्टारसन ट्रेजर ट्री से बाहर आया और उसने दूर से डू गुई को दौड़ते हुए आते देखा। बेटे, तुमने वो छोटी सी चीज खरीदी? डू गुई दूर से चिल्लाया। वह पान दावेई से अच्छी तरह वाकिफ था क्योंकि वह इस नीलामी का मेजबान था, इसलिए उसे जल्दी ही इसके बारे में पता चल गया। हाँ गुरुजी, क्या इसमें कोई समस्या है? किम यून ने पूछा। उसे यकीन था कि मोमो कोई धोखेबाज नहीं थी। वह एक बहुत शक्तिशाली परी थी। हालांकि वह दूसरों को पसंद नहीं करती थी और उनसे बात करने से इनकार कर देती थी। डू गुई ने थोड़ी मुश्किल से कहा, उस बारे में अफवाह है कि आपने जो छोटी सी चीज खरीदी है वह एक बहुत अच्छी जादुई परी है। फिलहाल स्टार जुवान वू अकादमी के कुछ बुजुर्ग चाहते हैं कि आप उसे वापस कर दें। अध्याय 269। किम यून बहुत खुश हुआ। उसे अब पूरा यकीन हो गया था कि मोमो ही जादुई परियों का महायाजक था। बाहर से आवाज सुनकर पहले मनके के अंदर मौजूद मोमो बहुत चिंतित होकर चिल्लाया, भाई यून, तुम मुझे हरगिज वापस नहीं कर सकते। मैं वापस नहीं जाना चाहता, मैं बस तुम्हारे पीछे चलना चाहता हूँ। तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा, मैं तुम्हें जरूर लाभ पहुँचाऊंगा। मैं तुमसे विनती करता हूँ, मुझे वापस मत करना, मैं तुमसे विनती करता हूँ। मोमो पूरी ताकत से गिड़गिड़ा रही थी, लेकिन उसके नाजुक और खूबसूरत चेहरे पर सिर्फ आंसू थे। उसकी हरी आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं और बेहद दयनीय लग रही थीं। किम यून ने पहले मनके वाली परी को देखा और उसका दिल पिघल गया। अगर वह उससे इतनी दुखी होकर भी विनती न करती तो भी वह उसे कभी नहीं सौंपता। गुरुजी, अच्छा क्यों? उन्होंने तो उस छोटी सी चीज को पहले ही छोड़ दिया था, तो फिर वे उसे वापस क्यों लेना चाहते हैं? किम यून ने पूछा। आपको ये जानना जरूरी है कि मैंने उस नीलामी में अपनी पूरी दौलत दांव पर लगा दी है, डू गुई ने कहा। स्टार जुवान वू अकादमी के उच्च अधिकारियों ने भी मुझे ज्यादा कुछ नहीं बताया। संक्षेप में, ब्लू स्पिरिट स्टार पैलेस के एक बूढ़े व्यक्ति को देखने के बाद उन्होंने एक निर्णय लिया। वे आपके जुवान पॉइंट्स लौटाने और आपको 5 जादुई जानवर क्रिस्टल अंडे देने को तैयार हैं, और अगर मैं असहमत हूं तो? किम यून ने एक अजीब अभिव्यक्ति प्रकट की। डू गुई ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, मुझे भी नहीं पता। संक्षेप में, उस छोटी सी चीज में जरूर कोई और शक्तिशाली पहलू होगा, तभी तो वे उसे वापस लेने की इतनी जल्दी में हैं। अगर तुम नहीं मानोगे तो वे लोग भेजते रहेंगे। ठीक है, वह छोटी सी चीज कहाँ है? किम यून ने रुक रुक कर कहा, उस छोटे से बच्चे की हालत बहुत खराब है।
मुझे उससे पर्याप्त लाभ नहीं हुआ है और मैं उसे वापस नहीं करूंगा। चूंकि इस छोटे से बच्चे ने उन्हें इतना लालची बना दिया है तो जरूर मैंने बहुत बड़ा नुकसान किया होगा। किन यून, उस छोटी सी चीज का स्वाद बहुत मुश्किल है, तुम उसे पाल भी नहीं सकते। बेहतर होगा कि तुम सोच समझकर ही आगे बढ़ो, डू गुई ने कहा। हाँ, मैंने उस छोटे से बच्चे को पालने का फैसला कर लिया है। किन यून ने सिर हिलाया और पूछा, गुरुजी, क्या यहाँ कोई बेहतर पेड़ है? अच्छे पेड़, बेशक ये स्टार्सन ट्रेजर ट्री है। डू गुई ने अपना सिर उठाया और बादलों को चीरते हुए उस विशाल पेड़ को देखा और मुस्कुराया। किन यून जानता था कि यह एक अच्छा पेड़ है, लेकिन वह इसे पहले मोती के स्थान तक नहीं ले जा सका। क्या मुझे एक शाखा मिल सकती है? किन यून ने घने पत्ते की ओर इशारा करते हुए पूछा। खैर, वैसे भी बहुत कुछ है, बस इसे नष्ट मत करना। डू गुई ने हाथ हिलाया और कहा, मैं वापस जाकर उन्हें बता दूंगा कि तुम इसे वापस करने को तैयार नहीं हो और उन्हें इसे छोड़ने पर मजबूर कर दूंगा। तब तो मैं टीचर को परेशान कर दूंगा। ये कहकर किन यून हवा में उड़ गया। उसने अपनी आत्मा सार तलवार निकाली और 20 मीटर से भी ज्यादा लंबी एक शाखा काट डाली। यह अपेक्षाकृत कोमल भाग था। हालांकि पत्तियां वॉशबेसिन जितनी बड़ी थीं, फिर भी वे सभी नई पत्तियां थीं। वे सभी बहुत कोमल हरे रंग की थीं और उनसे एक हल्की हरी चमक निकल रही थी। उन्होंने इस शाखा और मिट्टी के एक बड़े टुकड़े को पहले मनके में रखा और इस विशाल शाखा को इस प्रकार रोप दिया मानो यह एक पेड़ हो। इससे मोमो बहुत खुश हो गया। खुशी से पेड़ के चारों ओर उड़ने लगा, बड़े पत्तों पर उछलने लगा और लगातार हंसने लगा। मोमो, अगर वे तुम्हें वापस ले जाना चाहते हैं तो मैं ये जगह छोड़ दूंगा, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। किन यूं भी परी से अलग होने के लिए अनिच्छुक था। इस छोटी बच्ची ने उसे इतना स्वीकार किया था, उसे उस पर इतना भरोसा था कि वह उसे पहले से ही अपने परिवार के सदस्य जैसा मानती थी। वह ये सब कैसे बर्दाश्त कर सकता था? बड़े भाई यूं, तुम्हें ये शाखाएं कहाँ से मिली? जिन पेड़ों में ऐसी शाखाएं उगती हैं वे बहुत शक्तिशाली होते हैं। मोमो ने एक पत्ते पर बैठते हुए कहा, मैं इस बड़े पेड़ के खोखले में हूँ। क्या हुआ? क्या तुम्हें इस पेड़ के बारे में कुछ पता है? किन यूं भी जानता था कि स्टार्सन ट्रेजर ट्री साधारण नहीं है, इसलिए उसने जल्दी से पूछा। किन यून ने अपनी मानसिक ऊर्जा का उपयोग करके उसे ध्वनि में परिवर्तित किया और परी से संवाद करने के लिए उसे पहले मनके में संचारित किया। एक पेड़ जो कई सालों तक बढ़ता है और बहुत बड़ा हो जाता है, इसका मतलब है कि उस पेड़ के भीतर एक टोटेम है। अगर आप मुझे बाहर जाने दें तो शायद मैं इस पेड़ का टोटेम भी ढूंढ सकूं। किन यून ने तुरंत परी को छोड़ दिया और उसे अपने कंधे पर आराम करने दिया। यह वहाँ ऊपर है। मोमो ने अपनी आंखें बंद करते ही उसे तुरंत इसका एहसास हुआ और उसने समझाया। किन यून जल्दी से पेड़ के बिल से बाहर निकला। उसकी गति काफी तेज थी। एक बार जब वह बाहर आ गया तो वह ऊपर की ओर तैरने लगा। 70 मीटर पर मोमो ने उसे रोक दिया। इस ऊंचाई पर क्या तुम इस बड़े पेड़ के बीच में जा सकते हो? अंदर एक बहुत पुराना आंतरिक केंद्र है। केंद्र के अंदर एक टोटेम है। किन यून ने पेड़ के चारों ओर चक्कर लगाया और जल्दी से एक खाली पेड़ का छेद ढूंढ लिया। वह पेड़ के खोखले में गया और फिर से खुदाई शुरू कर दी। आधे घंटे की मेहनत के बाद वे आखिरकार बड़े पेड़ के बीच में एक खाली जगह पर पहुंच गए। इस क्षेत्र के मध्य में वास्तव में एक पारदर्शी क्रिस्टल स्तंभ था। जब किन यून ने पारदर्शी क्रिस्टल स्तंभ को देखा तो वह दंग रह गया, क्योंकि तियान जियाओ शाही मकबरे की गहराई में गोलाकार पत्थर के कमरे में एक समान स्तंभ था। यही वह ऊर्जा का स्रोत था जो तियान शियाओ शाही मकबरे के संचालन को बनाए रखता था। मो, क्या तुम जानते हो कि इस क्रिस्टल स्तंभ के साथ क्या हो रहा है? किन यून ने क्रिस्टल स्तंभ का चक्कर लगाया और ध्यान से उसके अंदरूनी हिस्से का निरीक्षण किया। जब वह तियान जियाओ शाही मकबरे में था तो उसने मानसिक अनुनाद जुबान पेन और एक शिलालेख आत्मा प्राप्त की थी। ये बड़े पेड़ का भीतरी भाग है। टोटेम अंदर छिपा है, मैं इसे देख सकती हूँ। परी क्रिस्टल स्तंभ के चारों ओर तैरती हुई बोली, चलो मैं कोशिश करके देखती हूँ कि क्या मैं इस टोटेम को पढ़कर तुम्हारे शरीर पर इसका निशान बना सकती हूँ। क्रिस्टल स्तंभ को देखते ही किन यून की आंखें चौड़ी हो गईं। उसे उसके अंदर केवल प्रकाश की कई सफेद किरणें झिलमिलाती दिखाई दीं। उसे कोई भी कुलदेवता दिखाई नहीं दिया। हालांकि उसे लगा कि मोमो का ये कहना कि वह देख सकती है बहुत अजीब नहीं था। कुलदेवता कहाँ है? मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा। किन यून पास गया। उसकी नज़र क्रिस्टल स्तंभ पर पड़ी थी, फिर भी वह उसे देख नहीं पाया। बिल्कुल नहीं, पेड़ का कुलदेवता एक आत्मा शरीर के रूप में मौजूद है। बेशक आप इसे नहीं देख सकते, लेकिन मैं इसे देख सकता हूँ। मोमो मुस्कुराया और बोला, भाई यून, कुलदेवता आत्मा शरीर के साथ सबसे अच्छे लगते हैं। क्या आपने तय कर लिया है कि कुलदेवता को कहाँ रखना है? किन यून के पास 3 मार्शल स्पिरिट्स थे। उनमें से 2 पर पहले से ही स्वर्गीय शेर और ड्रैगन टाइगर टोटेम का कब्जा था। अभी केवल नीदर सन मार्शल स्पिरिट ही खाली थी। इसे मेरे दांतियान में रख दो। यही एकमात्र जगह है जहां मैं टोटेम रख सकता हूँ। किन यून ने पूछा, क्या मुझे कुछ करना होगा? जरूरत नहीं है, जमीन पर लेट जाओ, आंखें बंद करो और पूरे शरीर को आराम दो। जैसे ही उसने कहा, उसका शरीर पहले से ही सफेद रोशनी की एक परत से ढका हुआ था। उसने प्रकाश के धागों को नियंत्रित किया और उन्हें किन यून के डेंटियन में डाल दिया तथा उन्हें उसके डेंटियन के भीतर सूर्य के आंतरिक कोर में डाल दिया। मो, क्या तुम इस तरह बड़े पेड़ को नुकसान नहीं पहुंचाओगे? किन यून ने चिंतित होकर पूछा। स्टार्सन ट्रेजर ट्री डू गुई के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। वह पेड़ को मारना नहीं चाहता था। इससे पेड़ को कोई नुकसान नहीं होगा। मैं तो बस टोटेम की नकल कर रहा हूँ और उसे तुम्हारी मार्शल स्पिरिट के साथ मिला रहा हूँ।
इससे पेड़ को कोई नुकसान नहीं होगा। हालांकि ये टोटेम अभी अपनी प्रारंभिक अवस्था में है और इसे विकसित होने में काफी समय लगेगा। इसके बाद ही इसका इस्तेमाल तुम कर पाओगे। जब मोमो ने देखा कि किम यून उस बड़े पेड़ के लिए कितना चिंतित है तो वह भी बहुत आभारी हुई। ठीक है, चूंकि मेरे पास पहले से ही स्वर्गीय सिंह और ड्रैगन टाइगर के कुलदेवता हैं, इसलिए मेरे लिए कुछ देर ध्यान करना काफी होगा। किम यून ने सिर हिलाया और मन ही मन परी की शक्ति पर आह भरी। वह पेड़ के कुलदेवता को उसकी निडसन मार्शल स्पिरिट में इतनी जल्दी कैसे मिला सकती थी। मोमो ने कहा, वृक्ष कुलदेवता अत्यंत दुर्लभ हैं। पशु कुलदेवता और शस्त्र कुलदेवता की तुलना में ये और भी दुर्लभ हैं। मुझे इन कुलदेवताओं की शक्ति के बारे में ज्यादा यकीन नहीं है, लेकिन मुझे यकीन है कि ये बेहद उपयोगी हैं। किम यून खड़ा हुआ और क्रिस्टल स्तंभ को देखा। उसे शक था कि तियान शियाओ शाही मकबरे में भी कोई छिपा हुआ कुलदेवता होगा। चलो बाहर चलें, किसी को इस जगह का पता न चले। किम यून ने जल्दी से परी को छुपाया और स्टारसन खजाने के पेड़ के दंतियन से बाहर निकल गया। बाहर निकलकर उसने पेड़ के छेद को बंद कर दिया। बड़े भाई यून, जिस पेड़ के टोटेम को पाने में मैंने अभी आपकी मदद की है, उसे बनाने में बहुत ऊर्जा खर्च हो गई है। शायद 2-3 दिन में मुझे भूख लग जाएगी। मुझे माफ करना, मोमो ने धीमी आवाज में कहा। चिंता मत करो, मैं जल्द से जल्द तुम्हें खाना दिलाने में मदद करूंगा। किम यून ने मुस्कुराते हुए कहा। मोमो द्वारा उसे दुर्लभ वृक्ष टोटेम प्राप्त करने में मदद करने के लिए भले ही उसे कुछ और स्पिरिट बीस्ट कोर खर्च करने पड़े, यह इसके लायक होगा। बड़े भाई यून, मैंने अभी अभी अपने एक जोड़ी पंख गिराए हैं। अगर वे मुझे नहीं छोड़ते तो आप उन्हें ये पंख दे देना और कह देना कि मैं भूख से मर रहा हूँ, ताकि वे आपके लिए मुश्किलें न खड़ी करें। किम यून ने अपने भंडारण कक्ष से छोटे छोटे पारदर्शी पंखों का एक जोड़ा निकाला। वे बेहद छोटे और बेहद खूबसूरत थे, मानो उन्हें खास तौर पर क्रिस्टल से गढ़ा गया हो। पंखों को सावधानीपूर्वक हटाकर वह अपने पेड़ के बिल में वापस चला गया और डू गुई से समाचार की प्रतीक्षा करने लगा। स्टार जुवान वू अकादमी में डू गुई का दर्जा अपेक्षाकृत ऊंचा था। अगर ऐसा न होता तो अकादमी के उच्च अधिकारी व्यक्तिगत रूप से किम यून से परी के बारे में बातचीत करने आते। किम यून ने पेड़ के बिल में 1 घंटे तक इंतजार किया, इससे पहले कि उसने डू गुई को बाहर से चिल्लाते हुए सुना, किम यून, एक पल के लिए बाहर आओ। वह जल्दी से बाहर निकला और उसे कुछ तेज आभाएं भी महसूस हुईं। बाहर मार्शल दाव क्षेत्र के कुछ विशेषज्ञ मौजूद थे। वहां से निकलने के बाद उसने डू गुई और पान दावी को देखा। उनके बगल में 5 बूढ़े आदमी थे जिनकी दाढ़ी सफेद थी, बाल कमर तक पहुंच रहे थे और चेहरे पर झुर्रियां थीं। उनमें से 3 ने सफेद वस्त्र पहने हुए थे, अन्य 2 ने ब्लू स्पिरिट स्टार पैलेस से प्राप्त नीले वस्त्र पहने हुए थे। किम यून, मैंने सुना है कि तुम परी को सौंपने को तैयार नहीं हो, है ना? हमने जो प्रस्ताव रखा है वह काफी अच्छा माना जा सकता है, लेकिन बेहतर होगा कि तुम ज्यादा लालची न बनो, एक कुबड़े बूढ़े ने ठंडी आवाज में कहा। परी मैंने खरीदी थी और मेरी है, मैं उसे कुछ क्यों दूं? किम यून ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। उस समय तो तुमने परी को छोड़ दिया था और उसकी नीलामी कर दी थी। अब तुम अपनी नीलामी वापस क्यों ले रहे हो? तुम अपमानजनक युवक हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पलटकर बात करने की? कुबड़ा बुजुर्ग गुस्से से दहाड़ा और किम यून को पीछे धकेल दिया। डू गुई जल्दी से चलकर किम यून के सामने खड़ा हो गया। उसने कहा, बड़े झांग, हालांकि जवान लोग थोड़े चिड़चिड़े हो सकते हैं, लेकिन सबसे पहले गलती आपकी ही है। क्या मैं गलत हूँ? साफ तौर पर वही था। वह जानता था कि जादुई परी बेहद कीमती है और उसे अपने लिए लेना चाहता था। एल्डर झांग ने गुस्से से कहा, छी, तुम लोगों ने इसे नीलाम कर दिया। मैंने इसे खरीदा है, यह मेरा है, मैं जो चाहूं करूंगा, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। किम यून भी गुस्से में था। वह परी तो साफ तौर पर उसी ने खरीदी थी, लेकिन इस बुढ़े ने उसे अपनी ही तरह संभाला था। ये डाकुओं से अलग नहीं था। टीएल नोट, क्या अफसोस की बात है, यहाँ तक कि स्टार जुवान वू के पास भी ऐसा मैल है। अध्याय 270। जब बुजुर्गों ने देखा कि किम यून ने उन्हें किस प्रकार फटकार लगाई तो उनके चेहरे क्रोध से भर गए। ऐसा इसलिए था क्योंकि उन सभी का मानना था कि जब तक कोई युवा पीढ़ी का सदस्य है, उसे चाहे जो भी हो उनके प्रति सम्मान दिखाना ही होगा। भले ही वे गलत हों, फिर भी कनिष्ठों को उनका सम्मान करना होगा। जहाँ तक उनके सामने जूनियर किम यून की बात है तो उनके साथ इतना अशिष्ट व्यवहार पहले कभी नहीं हुआ था। डू गुई स्वाभाविक रूप से किम यून के गुस्से से वाकिफ था। उसे ये भी लगता था कि बड़ों का अपनी वरिष्ठता का दिखावा करना गलत है। वे अपनी ताकत और वरिष्ठता के बल पर उसे नीचा दिखाते हैं। किम यून, जल्दी से उस जादुई परी को सौंप दो। अगर तुम मेरी बात नहीं मानते तो मैं तुम्हें तुरंत स्टार जुवान वू अकादमी से निकाल दूंगा। एल्डर झांग ने व्यंग्य किया। किम यून ने स्टार जुवान वू अकादमी में पहली बार इतने बूढ़े दिखने वाले व्यक्ति को देखा था। ये स्पष्ट था कि वह एक बुजुर्ग व्यक्ति थे जो कई वर्षों से जीवित थे। हालांकि वह अपने जीवन काल के अंतिम चरण में थे। उनकी शक्ति और पराक्रम बहुत अधिक था और उनका पद और वरिष्ठता बहुत ऊंची थी, इसलिए स्टार जुवान वू अकादमी में उनका बहुत प्रभाव था। वह परी मर चुकी है, उसे तो भूख से मर जाना चाहिए था। जब मैंने ऐसी मरी हुई चीज खरीदी थी तब मैं बहुत गुस्से में थी, फिर भी तुम सब इतने घटिया रवैये से उसे वापस लेना चाहते हो। अब तो मुझे और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा है। किम यून स्टार जुवान वू अकादमी छोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए वह इसे बर्दाश्त कर सकता था। उसने पंखों का एक खूबसूरत जोड़ा निकाला जो उसने मोमो के साथ बदला था। जब लोगों ने उसकी हथेली पर क्रिस्टल के पंख देखे तो वे दंग रह गए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस परी को मारने की? एल्डर झांग गुस्से में चिल्लाया। मैंने इसे कैसे मारा? जाहिर है क्योंकि तुम लोग इसे खाना खिलाने से कतरा रहे थे और यह भूखा मर गया। मेरे पास इसे खिलाने के लिए कोई राक्षसी क्रिस्टल अंडे नहीं है,
इसलिए यह मर गया। मैं क्या कर सकता हूँ? तुम्हें क्या लगता है कि मैंने इसे मारने के लिए इस परी को खरीदने में 1 अरब से ज्यादा जुबान पॉइंट्स खर्च किए? क्या तुम सब इतने पागल हो कि सोचते हो कि मैं ऐसा कोई बेवकूफ़ी भरा काम कर सकता हूँ? अगर जादुई परी अभी भी जिंदा होती तो मैं उसे कब का तुम्हें लौटा देती। मुझे 1 अरब से ज्यादा जुबान पॉइंट्स और कुछ जादुई जानवर के क्रिस्टल अंडे वापस मिल जाते। मेरे साथ धोखा हुआ है और मुझे बहुत नुकसान हुआ है। मैं कौन होती हूँ न्याय की गुहार लगाने वाली? एल्डर झांग का चेहरा बेहद भद्दा हो गया और उन्होंने गुस्से से कहा, साले, अपना जेड टोकन दे दो। आज से तुम हमारी स्टार जुवान वू अकादमी के छात्र नहीं रहोगे। हमारे पास तुम्हारे जैसे छात्र नहीं हैं। किन यून भी गुस्से में था। उसने अपना पहचान पत्र निकाला और उसे जमीन पर पटक दिया। तुम्हारे जैसे पुराने खलनायकों वाली अकादमी धुएं और धुंध से भरी है। मैं स्टार जुवान वू अकादमी का छात्र नहीं बनना चाहता। तुम सचमुच मुझे परेशान कर रहे हो। गुस्से में एल्डर झांग ने अपना हाथ उठाया और हमला करने ही वाला था। डू गुई जल्दी से किन यून के पीछे गया और चिल्लाया, बड़े झांग, आपके लिए किसी छात्र को अकादमी से व्यक्तिगत रूप से निकालना उचित नहीं है। अकादमी के नियमों के अनुसार किसी भी छात्र को डीन के पास से ही गुजरना पड़ता है। चूंकि डीन अभी बंद कमरे में प्रशिक्षण ले रही हैं, इसलिए हमें कुछ भी तय करने से पहले उनके बाहर आने का इंतजार करना चाहिए। एल्डर झांग ने व्यंग्य किया, डीन, जब वह मुझे देखती है तो उसे मेरे साथ अत्यंत सम्मान से पेश आना चाहिए। अगर मैं किन यून जैसे आदमी को भी बाहर निकाल दूं तो भी वह मुझे स्वीकार कर लेगी। और तो और ये किन यून ही था जिसकी वजह से हमें जादुई परियों के एक महायाजक को खोना पड़ा। ये बहुत बड़ी क्षति थी। अब जब वह मर चुका है तो कोई महायाजक नहीं बचेगा। पूरी प्रजाति में केवल कुछ ही हैं और उनमें से ज्यादातर पहले ही मर चुके हैं। पान दावेई ने कहा, वह परी कुछ ऐसी थी जिसकी नीलामी के लिए आप उस समय राजी हुए थे। ये बात सभी जानते हैं और इस कृत्य का किन यून से कोई लेना देना नहीं था। इसके अलावा हमने उस परी को कई दिनों तक भूखा रखा है। जब किन यून उसे प्राप्त करेगा और उसे खाना नहीं खिला पाएगा तो वह सचमुच भूख से मर जाएगी। तुम दोनों साथियों, मेरी मुखालफत करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? एल्डर झांग और भी क्रोधित हो गए। मैं बस सच बोल रहा हूँ। समय आने पर मैं डीन को भी यही बात बताऊंगा। पान दावेई को किन यून की ताकत का भी अंदाजा था। 17 साल का एक बच्चा कई भंडारण आत्मा कलाकृतियां बनाने में सक्षम था। सिर्फ इसी बात से उसकी हैसियत उन आक्रामक बूढ़ों से कम नहीं थी। एल्डर झांग के साथ बैठे बुजुर्ग भी किन यून से बहुत नफरत करते थे। फिर भी उन्होंने कोई आवाज नहीं की। बड़े झांग, हम किन यून को अभी स्टार जुवान वू अकादमी से बाहर निकाल देंगे। एक बूढ़ा आदमी उसके पास आया, उसे पकड़ने ही वाला था। रुको, किन यून ने पान दावेई की ओर देखते हुए चिल्लाया, बड़े फैटी, मैंने सुना है कि जब तक आप दिव्य शिलालेख महल द्वारा प्रमाणित एक विलक्षण प्रतिभा हैं, तब तक आप तीनों जुवान ग्रेड मार्शल अकादमियों में बेरोक-टोक प्रवेश और निकास कर सकेंगे, है ना? पान वेई ने सिर हिलाया। यह सही है। ये हमारे और दिव्य शिलालेख महल के बीच एक समझौता है। जहाँ तक मुझे पता है, किन यून केवल एक शुरुआती स्तर का शिलालेख मास्टर है। एक नीले वस्त्रधारी बूढ़े व्यक्ति ने व्यंग्य किया, केवल मध्यवर्ती स्तर के शिलालेखवादी ही जुवान स्तर की मार्शल आर्ट अकादमी में स्वतंत्र रूप से प्रवेश और निकास कर सकते हैं। किन यून ने उपहास किया और एक चमकदार सुनहरा बिल्ला निकाला। उसने कहा, मैं एक उच्च पदस्थ शिलालेख गुरु हूँ। मुझे जुवान स्तरीय मार्शल आर्ट अकादमी में स्वतंत्र रूप से प्रवेश मिलना चाहिए, है ना? एक सुनहरा बैज। यह वाकई एक उच्च पदस्थ शिलालेख मास्टर का बैज था। वे वृद्ध इतने लंबे समय से जीवित थे और उच्च पदस्थ शिलालेखकारों को भी जानते थे। वे अक्सर उच्च पदस्थ शिलालेखकारों के संपर्क में आते थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से वे इन चिन्हों से भली भांति परिचित थे। केवल उच्च स्तरीय शिलालेख लेखक ही इसे प्राप्त कर सकते थे। इसके अलावा एक बार जब यह उनके हाथ में आ जाता तो वे एक चमकदार सुनहरी रोशनी छोड़कर यह साबित कर सकते थे कि यह एक असली बैज है। डू गुई, जो बगल में खड़ा था, पूरी तरह से हक्का बक्का रह गया। अब उसे आखिरकार समझ आ गया कि किन यून इतनी जल्दी चीजें गढ़ने में उसकी मदद कैसे कर सकता था, क्योंकि वह एक उच्च पदस्थ शिलालेख गुरु था। पान दावेई ने पहले किन यून के भंडारण थैलों को स्वीकार कर लिया था, इसलिए वह उसकी कलाकृतियों के निर्माण के मानकों से अच्छी तरह वाकिफ था। हालांकि उसने कभी नहीं सोचा था कि वह एक उच्च पदस्थ शिलालेखकार के स्तर तक पहुंच जाएगा। बूढ़े लोग आश्चर्य से देखने लगे। वे अपने दिल में अफसोस महसूस करने से खुद को नहीं रोक पाए। वे अच्छी तरह जानते थे कि 17 साल की उम्र में किन यून का उच्च पदस्थ शिलालेख गुरु बनना क्या मायने रखता है। इसका मतलब ये था कि इंस्क्रिप्शनी के दाव की क्षमता बहुत अधिक थी। अब से मेरा स्टार जुवान वू अकादमी से कोई लेना देना नहीं है। मैं तुम्हारे जैसे पुराने खलनायकों के साथ ज्यादा देर तक नहीं रहूंगा। किन यून ने बिल्ला रखा और पेड़ के बिल में घुस गया। आखिरकार उन्हें समझ आ गया कि किन यून ने ऐसा क्यों कहा था कि उसे स्टार जुवान वू अकादमी की परवाह नहीं है। एक उच्च पदस्थ शिलालेख गुरु के रूप में अपनी पहचान के कारण वह जहां भी जाता बेहद लोकप्रिय होता। वरिष्ठ जनों, आपके आशीर्वाद से इतने उत्कृष्ट शिलालेख गुरु ने स्टार जुवान वू अकादमी से इस हद तक नफरत की है। मैं इस मामले के बारे में डीन को जरूर बताऊंगा। पान दावेई ने उपहास किया और जंगल से उड़ गया। बूढ़े झांग और अन्य सभी के चेहरों पर भद्दे भाव थे। हालांकि यह उनकी गलती थी, लेकिन उन्होंने इसे कभी स्वीकार नहीं किया। हवा में उछलकर ट्रेजर फॉरेस्ट से निकलने से पहले उन्होंने गुस्से से किन यून के पेड़ के बिल को घूरा। डू गुई जल्दी से किन यून के पेड़ के छेद में घुस गया और उसने किन यून को हॉल में बैठे देखा। गुरुजी, मैंने आपको परेशान किया है। किन यून ने अपराध बोध से आह भरी। कोई बात नहीं, ये सब पुराने लोग ही गलत थे।
मैं तुम्हें रुकने में मदद नहीं कर सका। डू गुई मुस्कुराया और किन यून के कंधे पर थपथपाया। उसने कहा, तुम बदमाश, तुम लंबे समय से एक उच्च पदस्थ शिलालेख गुरु रहे हो। मुझे तुम्हारे जैसा शिष्य पाकर गर्व है। गुरुजी, स्टार जुआन वू अकादमी में कुछ पुराने गुंडे हैं। मुझे छोटी मिलियन की बहुत चिंता है। किन यून तुरंत वहां से इसलिए नहीं गया क्योंकि वह क्यों मिलियन से मिलना चाहता था। इसकी चिंता मत करो। छोटी मेई लियान की शिक्षिका ऐसी नहीं है जिसे उन बूढ़े गुंडों ने उकसाने की हिम्मत की हो। मुझे थोड़ी चिंता है कि नन्ही सी सुंदरी लियान को उसकी शिक्षिका क्लाउड ड्रैगन पर्वत श्रृंखला की यात्रा पर ले जाएगी। इस पर डू गुई का चेहरा चिंता से भर गया। किन यून को भी चिंता होने लगी। हालांकि वह बहुत खुले विचारों वाला था। अगर वह काफी मजबूत है तो कोई बात नहीं। वह बिल्कुल नहीं चाहेगी कि लिटिल मेलियन को कोई नुकसान पहुंचे। अगर उसे पूरा भरोसा न होता तो वह क्लाउड ड्रैगन पर्वत श्रृंखला पार नहीं करती। अगर वह लिटिल मेलियन को क्लाउड ड्रैगन पर्वत श्रृंखला पार करा पाती है तो लिटिल मेलियन के लिए यह कोई बुरी बात नहीं होगी। ये सच है। क्लाउड ड्रैगन पर्वत को पार करके आप मार्शल उजाड़ भूमि पर पहुंचेंगे। वहाँ कई मार्शल दाव संप्रदाय हैं और उनकी मार्शल आर्ट फल फूल रही है। यह उन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है जिनमें अच्छी क्षमता है, लेकिन इसका मतलब है कि प्रतिस्पर्धा भी बढ़ेगी। डू गुई ने कहा। किन यून को नहीं पता था कि वह क्यूई माइलियन से कब मिल पाएगा, इसलिए वह इस तरह इंतजार नहीं कर सकता था। गुरुजी, अगर छोटी मेलियन मुझे ढूंढने आए तो उसे सारी बात बता देना। मैंने उससे कहा था कि वह मेरी चिंता न करे और अपनी गुरु के साथ ठीक से साधना करे ताकि भविष्य में हमें फिर मिलने का मौका मिले। किन यून एक जादुई जानवर का क्रिस्टल अंडा लेने की योजना बना रहा था ताकि मोमो उसे एक ही घूंट में खा सके। डू गुई ने सिर हिलाया। मैं उसे बताऊंगा। तुम आगे क्या करने की योजना बना रहे हो? सच कहूँ तो मैं तुम्हें जो सिखा सकता हूँ वह लगभग पूरा हो चुका है। अपनी समझ से तुम निश्चित रूप से आत्मा एकाग्रतावद और शाही आत्मा तकनीक में निपुण हो जाओगे। मैं घूमने की योजना बना रहा हूँ। शायद मुझे दिव्य शिलालेख महल के मुख्य हॉल में जाकर कुछ देर वहीं रुकना चाहिए। किन यून ने कहा, वहाँ काफी संसाधन हैं जो मेरे बहुत काम आएंगे। डू गुई को किन यून और शियाओ यांगलोंग के बीच द्वंद्व युद्ध के बारे में पता था और उसे उम्मीद थी कि किन यून जीत जाएगा। डू गुई को विदा करने के बाद किन यून स्टार जुआन वू अकादमी के केंद्र में गया और पान दावेई को ढूंढने के लिए जुआन पॉइंट्स हॉल में आया। जब पान दावेई को पता चला कि किन यून आ गया है तो वह जल्दी से वीआईपी लाउंज में पहुंचा। किन यून, तुम मुझे किस लिए ढूंढ रहे हो? अगर मैं तुम्हारी मदद कर सकूं तो जरूर करूंगा। वह उन बूढ़ों जितना अदूरदर्शी नहीं था। एल्डर फैटी, क्या आपके पास मेरी मदद करने के लिए स्पिरिट बीस्ट का जादुई कोर है? किन यून ने पूछा। वह मोमो को खिलाने के लिए एक कोर चाहता था। 3 और हैं। तुम्हें चाहिए? पान दावेई ने बोलते हुए उन्हें बाहर निकाला। किन यून ने 2 उच्च श्रेणी के शरीर रक्षक तावीज निकाले और कहा, बड़े मोटे, ये दोनों उच्च श्रेणी के शरीर रक्षक तावीज हैं। ये आत्मा दानव को पकड़ने में आपकी बहुत मदद करेंगे। ठीक है, इसे बदलने का समय आ गया है। हालांकि पान दावेई चिंतित था, लेकिन उसे किन यून के शरीर को सुरक्षित रखने वाले ताबीज की शक्ति पर जरा भी संदेह नहीं था। यह एक ऐसी चीज थी जिसे उच्च श्रेणी के बॉडी सिक्योरिंग मार्क्स से परिष्कृत किया जा सकता था और ये एक हड्डी का ताबीज भी था। इस ताबीज की ताकत का अनुमान लगाया जा सकता था। वह अभी भी चकित था। किन यून वास्तव में एक उच्च स्तरीय आत्मा हड्डी तावीज बनाने में सक्षम था। 3 आत्मा जानवर जादू कोर प्राप्त करने के बाद किन यून को बहुत अधिक आराम महसूस हुआ। बड़े फैटी, हम अगली बार फिर मिलेंगे। आपकी मदद और सभी प्रकार की सहायता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। किन यून ने पान दावेई की ओर हाथ जोड़कर मुस्कुराते हुए कहा, आपका स्वागत है। मुझे भी आपके साथ काम करके बहुत फायदा हुआ। पान दावेई हंसे। आप जैसे दिलचस्प नौजवान के लिए आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। यह सही है एल्डर फैटी, अगर क्यूई मिलियन नाम की एक छोटी लड़की यहाँ है तो मुझे आशा है कि आप उसकी अच्छी देखभाल कर सकते हैं। किन यून मुस्कुराया और कहा, कोई बात नहीं। पान दावेई जानता था कि किन यून ज्यादा समय तक स्टार जुआन वू अकादमी में नहीं रहेगा। आखिरकार उसने कुछ दिग्गजों को नाराज कर दिया था। किन यून हॉल से निकलकर अकादमी से बाहर निकल गया। वह असंख्य तारा झील के ऊपर हवा में उड़ रहा था। जैसे ही वह असंख्य तारा झील के ऊपर से उड़ रहा था, उसने अपने नीचे झील देखी और झील के तल पर क्रिस्टल पैलेस के बारे में सोचा। वहाँ एक शक्तिशाली ड्रैगन बैल और चुड़ैल की रहस्यमयी बेटी जी किरू थी।